एग्जाम एकदम खपरिया पर है और समझ नहीं आ रहा कि भाई कहाँ से हम लोग अपनी दोनों किताबों को कंप्लीट करें, कैसे अपनी सारे चैप्टर्स को, सारी पोएम को कंप्लीट करें। पोएम के साथ सीन क्या होता है ना, बच्चे पोएम तो पढ़ लेंगे बट उसका भावार्थ, उसका अर्थ को समझने में दिक्कतें आती हैं। और अगर एक बार वो पूरी पोएम की कहानी या भावार्थ हमको क्लियर हो गई है, वो सारी चीजें अगर हमको समझ में आ गई है, तो आंसर लिखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब हमको कहानी पता है तो भाई आंसर तो हम लिख ही लेंगे। भाई हमारे पास चारपहिया, हमारे पास बंगला है, हमारे पास मर्सिडीज है, हमारे पास ऑडी है, हमारे पास ये, हमारे पास वो कहते हैं ये सारी चीजें तुच्छ हैं, और सही मायने में सारी चीजें तुच्छ है बेटा। कवि कहता है कि मैं संसार को ऐसा संदेश देना चाहता हूँ कि जिससे भाई कोई कितना भी विफल हो जाए, हार जाए, लेकिन वो बैठे नहीं, वो थमे नहीं। हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और जोरदार तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। एग्जाम एकदम खपरिया पर है और समझ नहीं आ रहा कि भाई कहाँ से हम लोग अपनी दोनों किताबों को कंप्लीट करें, कैसे अपनी सारे चैप्टर्स को, सारी पोएम को कंप्लीट करें। तो बेटा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना आज इस क्लास में। बेटा मैं लेके आई हूँ आपकी बुक के जितनी भी पोएम है, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो सारा एक बार सारे चैप्टर्स को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे इस क्लास में। जिससे क्या होगा, जिससे होगा कि आप लोगों की जो परेशानियां हो रही है ना, चैप्टर को कैसे पढ़ा जाए, कैसे किया जाए, है ना। और अगर चैप्टर बेसिक क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आंसर आप आराम से कर लोगे। आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, आप लोग कहते हो मैम हम लोगों से क्वेश्चन आंसर बनेंगे ही नहीं, लिखते है ना, आंसर नहीं लिख पाते। तो बेटा जब तक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कहाँ से आप लोग लिख पाओगे। तो आज की इस क्लास में बेटा मैं सारे चैप्टर को इस तरीके से पढ़ाऊंगी, सारे चैप्टर्स को इस तरीके से समराइज तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी कि आप लोगों के जितने क्वेश्चन होंगे वो यहीं से फंसेंगे। ये सारे पॉइंट्स को आप दिमाग में रख लोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस आंसर फंस जाएंगे भाई। इन जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ मैं बताऊंगी ना सारे चैप्टर्स के, उसी के बीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं और से नहीं पूछे जाते हैं, है ना। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले सारे चैप्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले होगा हमारा पोयम से। ठीक है, काव्यांशों से शुरुआत होगी, काव्यांश के जितने चैप्टर है ना उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, काव्यांशों से शुरुआत करेंगे, जितने भी काव्य मतलब आपकी जितनी कविताएं हैं उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहली कहानी है हमारी आत्म परिचय। किसके द्वारा लिखा गया है, जल्दी से बताएंगे भैया कमेंट बॉक्स में। आत्म परिचय किसके द्वारा लिखा गया है? तो उसी का ये पोयम है, उसी में ये पोयम की एक्सप्लेनेशन है और सारे पॉइंट्स मैं बताती चलूंगी, ध्यान से पढ़ते चलेगा। पोयम के साथ सीन क्या होता है ना, बच्चे पोयम तो पढ़ लेंगे बट उसका भावार्थ, उसका अर्थ को समझने में दिक्कतें आती हैं। और अगर एक बार वो पूरी पोयम की कहानी या भावार्थ हमको क्लियर हो गई है, वो सारी चीजें अगर हमको समझ में आ गई है, तो आंसर लिखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब हमको कहानी पता है तो भाई आंसर तो हम लिख ही लेंगे, है ना। 12th में आ गए हो, आंसर तो हम लोग लिख ही लेंगे जब हमको कहानी अच्छे से पता होगी। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। कैसे करना बेटा कि इस काव्यांश में कवि अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहता है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से अधिक कठिन है। क्या है बेटा कि स्वयं को जानना इस दुनिया को जानने से अधिक कठिन है। कवि कहता है कि मैं भारत सांसारिक कष्टों से जूझ रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने अंदर, मैं इस बाहरी, कहते हैं कि मैं जो इस सांसारिक कष्ट है ना, मैं इन सबसे जूझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपने जीवन से प्रेम करता हूँ। क्या कहते हैं बेटा कि लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन से प्रेम करता हूँ और सभी में प्रेम को बांटता हूँ। और सभी में क्या होता है बेटा, प्रेम को बांटता हूँ। मैं सांसों के तार लगे हृदय रूपी वाद्य के लिए हूँ। क्या कहते हैं कि मेरे हृदय में जो सांसों के तार लगे हुए ना, मैं उसको, मतलब क्या बोला गया, देखो यहाँ पर सांसों के तार लगे हुए हृदय रूपी वाद्य के लिए हूँ, जिसे किसी ने छूकर कंपित कर दिया। मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ, कवि क्या कहते हैं, मैं कैसा हूँ कि जो सांसों में तार बंधी हुई है ना, उस तरीके से हूँ जिसको किसी ने छूकर हिला दिया हो, कंपित कर दिया हो। ठीक है, मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीकर मतवाला हूँ। मैं प्रेम रूपी जो मदिरा होती है, दारू होती है, उसको पीकर मैं मतवाला हूँ। मैं स्वयं मग्न रहता हूँ और संसार की परंपराओं की मैं कभी परवाह नहीं करता। मैं सदैव मग्न रहता हूँ और इस संसार में जितने परिवर्तन और परंपराएं हैं, मैं इसके बारे में नहीं सोचता। ठीक है, इनकी परवाह नहीं करता, क्योंकि यह संसार उन्हीं की बात करता है जो इसकी प्रशंसा करते हैं। ये जो संपूर्ण संसार है वो सिर्फ उन्हीं की बात करते हैं बेटा जो उनकी प्रशंसा करते हैं। समझ रहे हो, यहाँ कहने का मतलब यह है कि संसार क्या स्वार्थी है, वो स्वार्थ बस उसी के पीछे जाएगा जिससे उसका लाभ है, अन्यथा वो भाड़ में जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं है, ऐसे वाले लोग हैं। तो ये संसार का ये हाल है। ठीक है, मैं अपने मन में गीत को गाता हूँ और संतोष रखता हूँ। मैं अपने मन में क्या करता हूँ, मैं अपने मन में गीत गाता हूँ और संतोष को रखता हूँ। क्लियर है,
चलो, इसके ये पहला पैराग्राफ था बेटा कि मैं जग जीवन से लेकर किया करता हूँ। आप लोग जब किताब खोलेंगे तो उसमें आपको पहला पैराग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं निज उर से डैश 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 बहा करता हूँ, यहाँ तक की है। इस काव्यांश के माध्यम से कवि अपने उद्गारों को प्रकट करके अपनी मौज मस्ती में सबको सम्मिलित करने के विषय में कहता है। क्या कहते हैं कि भाई मैं अपने सारे जितनी भी मेरे अंदर की मस्ती है, मौज मस्ती में रहने की जो आदत है, मैं हमेशा उसमें रहता हूँ। ठीक है, मैं अपने हृदय के भावों को प्रकट करना चाहता हूँ। कहते हैं मेरे मन में जितने भाव भरे पड़े हैं, मेरे हृदय में जो भी बातें हैं, मैं उन सबको प्रकट करना चाहता हूँ। ठीक है, और क्या बोलते हैं, तथा अपने हृदय के स्नेह रूपी उपहार को इस संसार को देना चाहता हूँ। मेरे हृदय में जो स्नेह रूपी उपहार है, मेरे मन में जो स्नेह रूपी उपहार है, वो मैं इस संसार को, अन्यथा पूरे जग को देना चाहता हूँ। यह संसार प्रेम के अभाव में अधूरा है। क्या कहते हैं, ये जो संसार है वो प्रेम के अभाव, मतलब इस संसार में प्रेम की कमी है। अभाव मतलब क्या होता है, कमी है। कहते हैं इस संसार में प्रेम के अभाव में ये अधूरा है, तो जो मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं प्रेम के मिलने का सपना देखता हूँ। मेरा ये सपना है कि मैं प्रेम से मिलूं। तो बेटा क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कवि को किस चीज का भाव लगता है संसार में, कवि को प्रेम का भाव लगता है संसार में। ठीक है, कहा ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कहानी पता होगी पोएम के पीछे की, तो आप लोग आंसर आराम से लिख लोगे। तो ये सारी कहानी मैं बताती चल रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, लेकिन प्रेम मिलता नहीं है। मैं अपने हृदय में प्रेम की आग जलाए रखता हूँ और खुद ही उस आग में जलता रहता हूँ। ठीक है, आगे, सुख हो अथवा दुख, दोनों ही स्थितियों में मैं समान रहता हूँ। क्या कहते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों ही स्थितियों में मैं एक समान रहता हूँ, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तथा इस संसार रूपी सागर को, इसको बेटा, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अपनी जीवन रूपी नौका को इस संसार सागर की लहरों पर अंकुट भाव से तैराता बहाता रहता हूँ। मैं संसार के अन्य लोगों की तरह साधन की अपेक्षा नहीं करता। मतलब मैं खुद को, स्वयं को सागर में डाल देता हूँ, तैर तैर कर मैं पार करता हूँ। मैं लोगों की तरह साधन की अपेक्षा, साधन की इच्छा नहीं करता कि भाई मुझे साधन मिले पार जाने के लिए, तो मैं उस पार जा सकूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है बेटा, यही पोएम काफी लंबी है। अगले पैराग्राफ में बोलते हैं मैं यौवन का डैश 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 सीखा ज्ञान भुलाना। तो इस काव्यांश में कवि संसार के अजीबपन के बारे में बताते हुए कहता है, जो इस संसार में थोड़ा सा अजीबपन है उसके बारे में बताते हुए क्या कहते हैं कि मैं यौवन के उन्माद के लिए हुए फिरता हूँ। यौवन मतलब जवानी, लेकिन इस उन्माद में दुख भी है। कहता है मैं इस जवानी के खुशियों को लिए फिरता हूँ, लेकिन इसमें दुख भी है। क्या दुख है भाई, किस बात की तकलीफ हो गई इनको। मैं लोगों को दिखाने के लिए बाहर से हंसता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में भी प्रिया से बिछुड़ने का गहरा दुख है। यहाँ प्रिया किसी लड़की का नाम नहीं है। वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि भाई मैं सबको दिखाने के लिए हंस रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, इस संसार में मैं बहुत खुश हूँ, है ना, लेकिन मेरे मन में भी प्रिया अर्थात इनकी प्रियतमा, किसकी बात हो रही है, इनकी प्रियतमा की, इनकी प्रेमिका की। यहाँ प्रिया का मतलब प्रेमिका होगा। ठीक है, कहते हैं कि मेरे प्रेमिका से बिछड़ने का दुख मेरे मन में गहरा है। सभी ने संसार के इस रहस्य को जानने का प्रयास किया, जितने लोग थे सबने संसार के इस रहस्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन सभी क्या गए बेटा, सभी हार गए। जहां बुद्धिमान है वही नासमझ लोग भी हैं। क्या कहते हैं, जहां बुद्धिमान है वहां पर नासमझ लोग भी हैं। ऐसी दशा में इस संसार को नासमझ कैसे ना कहें। क्या कहते हैं कि ऐसी दशा में इस संसार को हम नासमझ कैसे ना कहें। जो भ्रमों में उलझा पड़ा है उनसे मुक्त भी नहीं होना चाहता। क्या कहेंगे भैया, जो दुनिया के मोह माया में भ्रमों में उलझा पड़ा है वो उनसे मुक्त भी नहीं होना चाहता। भाई उसको कोई कह दे तुम मुक्त हो जाओ, नहीं, मैं खुश हूं, मुझे यही अच्छा लग रहा है, लेकिन वो ना समझे। ठीक है, मैं सीखे गए ज्ञान को भूलने की कला सीख रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं तो सीखा हुआ ज्ञान भी भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी कला सीख रहा हूँ। वास्तव में कवि अपनी पूर्व यादों से पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि वे उसे पीड़ा देती है। वो अपनी पुरानी यादों से क्या करना चाहता है बेटा, पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि वो उसको तकलीफ दे रही है। ठीक है, अगला क्या है, मैं और जग भाग लिया फिरता हूँ, ये वाला पैराग्राफ है। तो इस काव्यांश में कवि अपने और संसार की भिन्नता के बारे में बताते, कहते हैं मेरे में और इस संसार में क्या क्या भिन्नताएं हैं, क्या क्या फर्क है। कहता है कि मैं और हूं और यह संसार भी कुछ और है। क्या कहते हैं कि मैं तो कुछ और हूं, मैं कुछ और हूं, इस संसार से मुझे नहीं पता, ये अलग रूप का है। ठीक है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मैं कल्पना से युक्त संसार नित्य बनाता हूं। मतलब कहते हैं भाई
मैं तो पल पल संसार बदलता हूँ अपना। भाई मैंने कल्पना करी कि मैं अभी मेरा संसार ऐसा होगा, मेरे संसार में ये सुंदरता होगी, और नित्य तुरंत ही मेरा दूसरा संसार तैयार हो जाता है ना। मैं पल पल संसार को बदलता रहता हूँ और समाप्त कर देता हूँ, बनाता हूँ और उसको नष्ट भी कर देता हूँ। दुनिया जिस धरती पर ऐश्वर्य के संपन्न स्वप्न देखती है, मतलब जो दुनिया है जिस धरती पर रहकर ऐश्वर्य पाने के स्वप्न देख रही है, मैं उस धरती को ठुकराता चलता हूँ। मैं तो ऐसी धरती को ठुकराता हुआ चल रहा हूँ। भौतिक वैभव को कवि तुच्छ समझता है। क्या कहते हैं कि जो ये भौतिक वैभव है, भाई हमारे पास चारपहिया, हमारे पास बंगला है, हमारे पास मर्सिडीज है, हमारे पास ऑडी है, हमारे पास ये, हमारे पास वो कहते हैं ये सारी चीजें तुच्छ हैं। और सही मायने में सारी चीजें तुच्छ है बेटा। सत्य क्या है? हमें अच्छा खासा मोक्ष मिल जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, सत्य वो है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? मेरे रोने में भी प्रेम के गीत है। कहते हैं मैं अगर रोता भी हूं तो उसमें भी प्रेम के गीत झलकते हैं। मेरी शीतल वाणी में जोश है, प्रेम के लिए आक्रोश है, प्रेम के लिए मैं लड़ भी सकता हूँ। मेरा शरीर ऐसा खंडर है जिस पर राजाओं के महल भी न्यौछावर है। मेरा शरीर तो ऐसा खंडर है जिसपे बड़े बड़े राजाओं के महल भी न्यौछावर है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये वाला है, मैं रोया इसको डैश डैश से लेकर लिए फिरता हूँ। अब इसमें क्या है, इसको देखो। ठीक है, हम्म, इस काव्यांश में कवि बताता है कि मेरा हृदय प्रेम की मस्ती से सराबोर होकर एक नए समाज का स्वप्न देखता है। कवि क्या कहते हैं कि मेरा जो हृदय है वो प्रेम को भर कर एक नए समाज के बनाने को स्वप्न देखता है, एक नया समाज बनाने का स्वप्न देखता है। वह बताता है कि मुझे प्रियतम के वियोग से पीड़ा हुई। वो क्या बताता है कि उनको प्रियतम के वियोग से, मतलब उनकी जो प्रियतम थी, उनकी जो प्रेमिका थी, उसके बिछड़ने से उनको पीड़ा हुई। मैंने उस पीड़ा को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। मैंने उस पीड़ा को, अपने उस दर्द को शब्दों से बताया, किंतु संसार ने मेरी उस पीड़ा के व्यक्त करने को गीत गा। क्या कहते हैं कि मैंने तो अपने मन की पीड़ा बताई, पर इस संसार ने उसको गीत का गाने कहे। ठीक है, संसार मुझे कवि के रूप में जाने या अपनाए, मैं इसकी अपेक्षा नहीं करता। कहते हैं कि संसार मुझे कवि समझे या ना समझे, मैं इसकी अपेक्षा नहीं करता, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं इस संसार का नया दीवाना हूँ। मैं दीवानों के वेश में इधर उधर घूमता हूँ। कवि का यह दीवानापन संपूर्ण मादकता का धारक है। जो ये नशा है, संपूर्ण खुशबू है, मादकता है, ये वो है। ठीक है, धारक है। वह संसार को मादकता वह संदेश देना चाहता है जिससे संसार अपनी असफलता और विकलता को भूलकर झूम उठे, लहरा उठे, प्रसन्न हो उठे। वो कहते हैं, कवि कहता है कि मैं इस संसार को ऐसा संदेश देना चाहता हूँ कि जिससे भाई कोई कितना भी विफल हो जाए, हार जाए, लेकिन वो बैठे नहीं, वो थमे नहीं, वो प्रसन्न हो और आगे अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी पहली पोयम। चलिए आगे चलते हैं। अगली पोयम है आपका दिन जल्दी जल्दी ढलता है, एक गीत। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। तो हो जाए ना डैश जैसे जल्दी ढलता है, ये वाला है। तो इस काव्यांश में जो बेटा कवि हैं वो कहते हैं क्षण प्रतिक्षण बीतते समय के साथ उद्देश्य प्राप्ति की आतुरता को दर्शाते हुए कहता है कि दिन जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है, कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। वो सोचते हैं कि मैं जिस उद्देश्य के लिए, कवि कहते हैं जिस उद्देश्य के लिए मैं निकला हूँ, कहीं मैं उस उद्देश्य को ना पा सकूं, और जल्दी जल्दी दिन ढल रहा है, कहीं रास्ते में अंधेरा ना हो जाए, है ना। आगे क्या कहते हैं कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, इसलिए दिन भर का थका हुआ यात्री अपने गंतव्य अर्थात अपने लक्ष्य तक शीघ्र पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी चलता है। कवि कहते हैं कि जो भी यात्री है वो अपने गंतव्य अर्थात अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी चलता है, ताकि रास्ते में अंधेरा ना हो जाए। अपने लक्ष्य तक शीघ्र पहुंचने की आतुरता, अपने लक्ष्य तक शीघ्र पहुंचने की जो आतुरता, आतुरता मतलब उतावलापन, है ना, उस आतुरता के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी समाप्त होता हुआ प्राप्त होता है। उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं अपने लक्ष्य से पीछे रह जाऊंगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी चलता है, और उसको ऐसा महसूस होता है कि ये दिन जो है वो बहुत जल्दी जल्दी ढल रहा है। ठीक है, बच्चे प्रत्याशा डैश डैश ढलता है, ये वाला पैराग्राफ है। क्या बोलते हैं कि कवि इस काव्यांश में अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए चिड़िया का उदाहरण देते हैं। कहते हैं इस काव्यांश को ना बताने के लिए वो किसका उदाहरण देते हैं बेटा? चिड़िया का। क्या कहते हैं? कहते हैं कि दिन को समाप्त होता हुआ देखकर चिड़िया सोचती है कि उसके बच्चे भोजन की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। यही सोचकर चिड़ियों के पर अधिक चंचल हो जाते हैं और वे तेजी से अपने घोंसलों की ओर उड़ने लगती है। क्या कहते हैं कि जब जैसे जैसे दिन समाप्त होता है, जो चिड़िया होती है ना, फिर उनके दिमाग में चलता है भाई, उनके जो छोटे छोटे चूजे हैं, जो बच्चे हैं, वो घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे कि भाई हम जल्दी जल्दी चलें,
भूख लगी होगी तो चिड़िया के पंख अपने आप आतुर हो जाते हैं, मतलब वो अपने आप फड़फड़ाने लगते हैं कि चलो अब घोंसले की ओर चलो, उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, वो तेजी से उड़ने लगती है। फिर मुझसे मिलने डैश डैश झलता है। फिर एक ये वाला पैराग्राफ है कि इस काव्यांश में कवि अपने पैरों की शिथिलता, शिथिलता मतलब बेटा होता है ढीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, शीतलता एवं हृदय की व्याकुलता का कारण प्रेम को बताते हुए कहता है, वो कहते हैं कि कवि कहते हैं कि उनके पैरों की जो ढीलापन है और हृदय की उनकी जो व्याकुलता है उसका कारण क्या बताते हैं, प्रेम को बताते हैं। कहता है कि दिन जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है लेकिन मुझसे, दिन जो है वो जल्दी जरूर समाप्त हो रहा है लेकिन मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। कहते हैं मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, मैं अकेला हूं, इसीलिए मैं किसके लिए शीघ्रता करूं, मैं आखिर किसके लिए जल्दबाजी करूं। यही भाव कवि के पैरों की गति को शिथिल कर देता है। जब कवि तेज 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 चलता है और उसके दिमाग में अचानक से ये बात आती है कि मैं किसके लिए इतना जल्दबाजी कर रहा हूँ, भाई मेरे लिए कौन यहाँ पर बैठा हुआ है, मैं किसके लिए इतना परेशान हो रहा हूँ, इतना उनके दिमाग में बात आती है तो उनके पैर जो होते हैं वो थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, वो आराम से चलने लगते हैं तथा उसका हृदय में व्याकुलता और विहलता की भावना को बढ़ाता है। ठीक है, चलो तो ये चैप्टर था बेटा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगली पोयम है हमारी पतंग। पतंग तो पता होगा ना, काई पोछे, है ना, आई गो, तो ये हमारी पतंग का है। इसमें क्या है भाई ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, पतंग कविता का पहला पैराग्राफ जो होगा, सबसे तेज बौछारों से लेकर बेटा इतनी नाजुक दुनिया, यहाँ से यहाँ तक है। तो इस काव्यांश में कवि वर्षा के बाद की शरदकालीन प्रकृति का वर्णन करते हैं। जो वर्षा के बाद की ठंडी आती ना, हल्की हल्की ठंडी, उसकी उस समय की प्रकृति का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि पतंग उड़ाने वाले छोटे छोटे बच्चों की आशा, कौन बेटा, पतंग उड़ाने वाले छोटे छोटे बच्चों की आशा, उमंग एवं बाल सुलभ जो चेष्टाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती तथा साहसिक कार्यों के बारे में बताते हुए कहता है, उनके वो जो साहसिक कार्य होते हैं उनके बारे में बताते क्या कहता है कि भादों के महीने की तेज बौछारों वाली वर्षा का मौसम बीत गया। भादों का महीना कौन सा महीना होता है बेटा, ये सितंबर अगस्त वाला महीना जो होता है। ठीक है, अगस्त सितंबर का महीना होता है, क्योंकि इसी में मैं पैदा हुई थी इसलिए मुझे भादों का महीना याद है। ठीक है, उसमें तेज बौछारों वाली जो वर्षा का मौसम था वो बीत गया है। अब खरगोश की आंखों जैसी लाल सुंदर शरद ऋतु का आगमन हो गया। कैसी ऋतु का आगमन हो गया बेटा, खरगोश की आंखों जैसी सुंदर लाल, ठीक है, लाल ऋतु का। शहर की सुबह कवि को ऐसी प्रतीत हुई जैसे कोई अपनी चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए, घंटी बजाते हुए सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। वो जो बारिश के बाद वाली धूप होती है बहुत गंदी होती है ना, बहुत चमकदार वाली, तो वही कहते हैं कवि कि शहर की सुबह तो ऐसी प्रतीत हुई जैसे कोई बहुत चमकीली धूप, वो चमकीली साइकिल कोई निकाल लो घंटी बजाते हुए। उसी प्रकार शरद की यह सुबह बच्चों को चमकीले इशारों से बुला रही है। उसी प्रकार ये बच्चों ये जो चमकीले इशारों से बुला रही है ऋतु, और आकाश को इतना मुलायम बना दिया है ताकि उनकी पतंग आसानी से ऊपर उठ सके। और आकाश में इतनी मध्यम मध्यम हवा चलने लगी है कि इनकी पतंग आराम से ऊपर उठ सके। कवि शरद ऋतु को बालक की संज्ञा देते हुए कहता है, किसकी संज्ञा दे रहा है बेटा, ये पूछा जाएगा। बालक की संज्ञा किसको दे रहा है, शरद ऋतु को संज्ञा देते हुए कहता है कि बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज और बांस की पतली कमानी को आसमान में उड़ाना चाहते हैं। क्या कहते हैं, कवि कहता है कि बच्चे जो हैं वो दुनिया के सबसे पतले कागज और सबसे पतली बांस की कमानी को आसमान में उड़ाना चाहते हैं। पतंग होती है ना, एकदम पतला सा कागज होता है, कमानी पता है किसको कहते हैं, वैसे लड़के जानते होंगे, ये जो बांस की कमानी होती है ना, ये लगी रहती है, यही कमानी होती है। ठीक है, पतंग ऊपर उड़े और उसके साथ ही उनके उमंग भरे मन की किलकारियां शुरू हो सके। जैसे ही पतंग ऊपर उड़े वो लोग जो चिल्लाने लगते हैं ना खुशियों से, वो शुरू हो जाए। साथ ही खुशी से सीटियां बजाते हुए तितलियों की तरह कोमल बच्चों की एक दुनिया शुरू हो सके। ठीक है, फिर अगला पैराग्राफ है बेटा, जन्म से ही रंधों के सहारे। ठीक है, ये वाला है, देखते चलिएगा पैराग्राफ। इस काव्यांश में कवि बच्चों के कोमल एवं उल्लासित मन के बारे में बताते हुए क्या कहते हैं कि बच्चे जन्म से ही कपास जैसे कोमल होते हैं। कैसे कोमल होते हैं बेटा, कपास जैसे, और लचीले शरीर वाले होते हैं। उनका शरीर बहुत लचीला होता है। उनके बेचैन चंचल पैरों को तो रुकने की सुध ही नहीं रहती। उनके जो बेचैन चंचल पैर होते हैं ना पतंग को पकड़ने के लिए, वो रुकते ही नहीं हैं। वे हर समय भागते दौड़ते रहते हैं, हर समय वो भागते दौड़ते रहते हैं। वे कठोर पत्थरों और सतहों वाली छतों को भी मुलायम ही समझते हैं। इतने कठोर कठोर पत्थर आ जाते हैं, छत आ जाते हैं, रास्ते आ जाते हैं, वो उसको भी मुलायम समझ के उस पर दौड़ रहे हैं। वह हर समय सक्रिय रहते, एकदम
अटेंटिव रहेंगे कि भाई कब पतंग कटे, कब हम पकड़ लें। उनकी सक्रियता की ताल से ये सभी उनकी सक्रियता से सभी दिशाएं मृदंग मतलब ढोल जैसा वाद्य यंत्र की भांति बजती हुई दिखाई देती हैं। बच्चे अपनी बोलियों से दिशाओं को झंकृत एवं कंपित कर देते हैं। बच्चे जो होते हैं ना वो सिर्फ अपनी आवाजों से चारों दिशाओं में आवाजें गूंजती रहती हैं उन लोगों की। बच्चे जब अपने लचीले शरीर से दौड़ते हैं तो कवि को उनका दौड़ना झूले के पेंग की भांति तथा डाल के लोचदार लहराव की तरह प्रतीत होता है। कैसे कहते हैं कि जिस प्रकार झूला नहीं झूलता है वैसे बच्चे भाग रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते जब कभी छतों के किनारों मुंडेर तक आ जाते हैं तो ऐसे में बेटा उनका जो लोचदार शरीर है उन्हें गिरने से बचाता है। कभी कभी छतों के एकदम किनारे आ जाएंगे पर उनका बच्चों का जो शरीर है वो उसको रोक लेता है। दिल धड़काने वाली ऊंचाइयों पर उड़ती पतंगे उनको अपनी डोर से थामे रहती हैं, ऐसा उन्हें देखकर लगता है। ठीक है, अगला है, अगर वे कभी डैश डैश पैरों के पास, ये वाला पैराग्राफ है। तो इस काव्यांश में कवि क्या कहते हैं, इस काव्यांश में कवि बच्चों की साहसिक अदम्य एवं महत्वाकांक्षी मनोवृत्तियों के बारे में बताते हुए कहता है, उनकी जो अदम्य और जो साहसिक उनकी मनोवृत्तियां हैं, ठीक है, उनके बारे में बताते हैं कि पतंग उड़ाते हुए बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और गिरने के बाद बच जाते हैं, जिससे वे और अधिक निडर हो जाते हैं। उनके अंदर का फिर डर निकल जाता है, भाई हम बच गए। ठीक है, और स्वर्णिम प्रकाश वाले सूर्य के, कौन से प्रकाश वाले बेटा, स्वर्णिम प्रकाश वाले सूर्य के समान आते हैं तथा उनकी चंचल गति का अनुसरण करती पृथ्वी और भी तीव्र गति से उनके पास चली आती है। ठीक है, तो ये थी बेटा यहाँ की कविता पतंग। क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम लोग अपनी अगली कविता पर, जिसका नाम है कविता के बहाने बात सीधी थी पर। भाई कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। ठीक है, तो जितनी कविताएं मैं पढ़ रही हूँ ना, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इन सबके कवियों के नाम लिखने हैं। मैं जानबूझ के नहीं बता रही हूँ आप लोगों को कवियों के नाम, ताकि मैं ये देखूं कि आप लोगों को कितने याद है कवियों के नाम यहाँ पर। ठीक है, चलो अगली कविता है कविता के बहाने बात सीधी थी पर। क्या है भाई इस कविता में, कविता के बहाने, कविता एक उड़ान डैश डैश से क्या जाने। ठीक है, यहाँ तक का पैराग्राफ है। इस काव्यांश में कवि कविता की तुलना चिड़िया से करते हुए कहता है कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है। जैसे चिड़िया नहीं आसमान में उड़ती है, वैसे कविता भी जो है वो चिड़ियों की तरह उड़ान भरती है। लेकिन कविता की उड़ान और चिड़ियों की उड़ान में अंतर है, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा होती है, चिड़िया सिर्फ एक निश्चित सीमा तक उड़ सकती है, लेकिन जो कविता की उड़ान होती है बेटा वो अनंत होती है। वो क्या होती है, वो अनंत होती है, जिसका कोई अंत नहीं होता। बाहर भीतर सभी घरों में कविता के भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने का अर्थ चिड़िया भी न जान और समझ सकती है। कविता के पंखों की तुलना चिड़िया के पंख से नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ, कविता एक खिलना डैश डैश फूल क्या जाने। इस काव्यांश में कवि कविता के भाव की तुलना फूलों से करते। किससे करते बेटा, फूलों से। कवि कहता है कि कविता का खिलना फूलों के खिलने की तरह होता है। जिस प्रकार से फूल नहीं खिलते सुंदर 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 सुबह सुबह खिलते, वैसे ही कविता खिलती है। लेकिन कविता के खिलने और फूलों के खिलने में भी अंतर है। कविता के खिलने में और फूलों के खिलने में भी अंतर है। क्या अंतर है, फूल के खिलने की एक निश्चित अवधि होती है। देखो बहुत आसान है ना, फूल के खिलने की एक निश्चित समय होता है, निश्चित अवधि होती है। उसके पश्चात वह मुरझाकर डाली से नीचे गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। उसके पश्चात क्या होता है कि वो मुरझा जाता है और फिर डाली से नीचे गिरकर टूट जाता है। ठीक है, अर्थात उसका जीवन समाप्त हो जाता है। फूल का भी जीवन एक समय पर समाप्त हो जाता है। कविता एक बार विकसित होकर अमर और अमृत हो जाती है। लेकिन कविता जब खिलती है, एक बार जब वो विकसित होती है तो अमर और अमृत हो जाती है। मतलब पता नहीं कितने कितने पीढ़ियों दर पीढ़ियों उन कविताओं को फिर पढ़ाया जाता है, लोग देखते हैं, सुनते हैं। ठीक है, कविता के खिलने के मर्म को फूल नहीं जान सकता। कविता किस तरीके से खिलते है उसको फूल नहीं जान सकता। कविता प्रत्येक घर में और अनंत काल तक पढ़ी जाती है, बिना मुरझाए कैसे महका जाता है ये फूल नहीं जान सकता। ठीक है, चलो कविता के फिर अगला क्या बोलता है, कविता एक डैश डैश बच्चा ही जाने। अब बच्चों से बोला गया है कि इस काव्यांश में कवि बच्चों के खेल से कविता की तुलना करते हुए कहता है कि कविता भी बच्चों की खेल की तरह ही होती है। जिस प्रकार बच्चे खेलते रहते ना, वैसे कविता भी होती है। कविता में भावों, विचारों और शब्दों के खेल खेले जाते हैं। किसके खेल खेले जाते हैं बेटा, कविता में भावों, विचारों और शब्दों के खेल खेले जाते हैं।
बच्चों के खेल में सीमा का कोई स्थान नहीं होता। ठीक है, बच्चों के खेल में सीमा का कोई स्थान नहीं होता। बच्चे अपने पराये का भेद नहीं जानते। बच्चे जो होते हैं उनके मन में कोई सीमा नहीं होती। वो ना अपना जानता है ना पराया जानता है। उनके लिए सब घर अपने होते हैं। उसी तरह कविता के स्तर पर समस्त संसार अपना है। क्या बोला गया कि समस्त संसार क्या बेटा? अपना है। कविता के माध्यम से सार्थक एवं रचनात्मक विचार जन जन एवं घर घर तक पहुंचाना है। क्लियर? तो ये हो गया कविता के बहाने। अगली कविता थी बेटा बात सीधी थी पर, सेम राइटर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बात सीधी थी पर। इस काव्यांश में कवि भाषा की सहजता पर बल देते हुए कहता है, वो भाषा की जो सहजता होती है उस पर बल देते हुए क्या कहता है कि जब हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए सरल भाषा के स्थान पर जटिल मतलब कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह सुलझने के बजाय उलझ जाती है। कवि क्या कहता है कि जब हम अपने मन की बातों को, अपने विचारों को बताने के लिए आसान शब्दों की जगह कठिन शब्दों को जब प्रयोग कर लेते हैं तो वो और उसमें उलझ जाती है। सामने वाला और कंफ्यूज होता है कि कहना क्या चाहते हो भाई, है ना, समझ से परे हो जाती है। कविता की रचना में भावों के अनुसार भाषा का चुनाव और प्रयोग करना चाहिए। कविता जब भी बनाए तो उसमें भावों के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यदि भाषा के साथ तोड़ मरोड़ की गई तो भावों की अभिव्यक्ति ठीक ढंग से स्पष्ट नहीं हो सकेगी। इस प्रकार कविता अस्पष्ट और लक्ष्य विहीन हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, सारी मुश्किल डर जैसे घूमने लगी। इस काव्यांश में कवि उचित अभिव्यक्ति के लिए उचित भाषा के चुनाव पर बल देते हुए कहता है कि उसने भाषा के अभिप्राय को समझने के बिना बुरी तरह से भाषा का कसना शुरू किया। उसने भाषा का मतलब नहीं समझा और बिना समझे उसको बुरी तरह से वो करना शुरू किया। कवि को ऐसा करते देख देखने वालों ने उसका व्यंग्य पूर्वक वाहवाही के शब्दों में उपहास मजाक किया। जब कवि ने ऐसा किया तो लोग उसका मजाक उड़ाने के तौर पे वाहवाही करने लगे। वास्तव में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के कारण जब हमारी अभिव्यक्ति अस्पष्ट हो जाती है तो बात उलझ जाती है, अर्थात बात प्रभावहीन हो जाती है। वास्तव में क्या होता है, जब हम लोग विशेष अर्थ देने के लिए शब्दों में तोड़ मड़ोड़ करते हैं तो बातें उलझ जाती हैं। चलो अगला क्या है कि हार कर डाइजेस्ट कभी नहीं सीखा। इस काव्यांश में कवि अभिव्यक्ति के लिए उचित एवं सहज भाषा का चुनाव न करने पर उसके परिणाम के बारे में बताते हुए कहते हैं जब तुमने अच्छा चुनाव नहीं किया तो उसका परिणाम क्या होगा कि अपनी उलझी हुई बात रूपी पेंच को उसने हार कर कील की तरह जहां थी वहीं ठोक दिया, लेकिन उसमें दृढ़ता नहीं रही। तभी बात ने कवि को चेतावनी दी कि भाषा का सरल और उचित प्रयोग ही करना चाहिए। भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय है कि भाव के अनुसार भाषा को चुनना और उसका प्रयोग करना, क्योंकि भाषा केवल एक माध्यम है। वास्तविक उद्देश्य भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति है जो कविता की सार्थकता का अनिवार्य आधार है। वो क्या कहते हैं कि भाई तुम भाषा का प्रयोग आसान तरीके से करो ना। यहाँ पर क्या बोला कि कविता में जो भाषा प्रयोग हो रही है वो एक नट बोल्ट की तरह है। अगर हमने सही तरीके से उसको लगाया तो सीधा सीधा बंद हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें हमने जबरदस्ती की बातें जोड़ी तो वो फेल हो जाती है उसकी पेंच और बाद में उसको ठोक के ही चल लगाना पड़ता है, मतलब जबरदस्ती का उससे काम करवाना पड़ता है। ठीक है, चलो इसके बाद बेटा आती है हमारी दूसरी कविता, अगली कविता जिसका नाम क्या है, कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता में बहुत अच्छी बात बोली गई है कि लोग अपनी पीआरटी के लिए, अपने चैनल की पीआर वगैरह के लिए क्या करते हैं, अपाहिज लोगों का इंटरव्यू वगैरह लगा देते हैं ना। अब होता क्या, उनके मन के भावों को सुनते उनको रुलाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका चैनल आगे बढ़ ले। लेकिन क्या ये चीजें सही हैं? तो इसके ऊपर कविता लिखी गई, कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूसरों पर डैश डैश बता नहीं पाएगा, ये वाला पैराग्राफ है। इस काव्यांश में कवि पत्रकारों के क्रियाकलाप की संवेदनहीनता को दर्शाते हुए कहता है, जो उनकी बिना संवेदनाओं की जो चीजें वो कर रहे हैं उसको बताते हुए क्या कहता है कि पत्रकार के तौर पर हम दूरदर्शन के कार्यक्रम का संचालक दूरदर्शन पर बोलेंगे कि हम उस व्यक्ति से अधिक सामर्थ्यवान और शक्तिशाली हैं, जबकि वह व्यक्ति अपाहिज है। उसे बंद कमरे में लाकर, ठीक है, बंद कमरे में लाकर उससे पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो आपको दुखी करता होगा। कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा व्यक्ति टेक्नीशियन को निर्देशित कर उसे कैमरे पर बड़ा करके प्रस्तुत करने को कहता है। हाँ, तो आपको क्या दुख है, आपका दुख कैसा है, जल्दी बताइए। मतलब ये सारी चीजें क्या है कि जब आप किसी अपाहिज को बंद कमरे में बुलाते हो, है ना, और उससे इस तरीके से उल्टे सीधे सवाल पूछते हो
कवि व्यंग्यात्मक रूप से इशारा कर देता है कि वह नहीं बता पाएगा। वास्तव में दूरदर्शन के कार्यक्रम का संचालक अपनी लोकप्रियता व व्यापार बढ़ाने के लिए अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार अर्थात बेटा इंटरव्यू होता है। ठीक है, इंटरव्यू दर्शकों को दिखाना चाहता है। यहाँ क्या करना चाहता है भाई, वो इंटरव्यू दिखाना चाहता है, पर कहीं ना कहीं वो उसका मजाक उड़ा रहा है। सोचिए, बताइए, डैश रो पढ़ने का करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इस काव्यांश में कवि कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता से को घृणित उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहता है कि जो व्यक्ति किसी दुखी और लाचार तथा शारीरिक रूप से अक्षम मतलब अशक्त व्यक्ति को इस प्रकार के अमानवीय प्रश्न पूछता है कि इस दुख को भोग कर आपको कैसा लगता है, यह प्रश्न वास्तव में ही अमानवीयता की सीमा को पार करने जैसा है ना। भाई वो ऑलरेडी इतना परेशान है, वो अपाहिज है, और तुम उससे पूछ रहे हो तुमको कैसा लग रहा है, तुमको अच्छा लग रहा है, मजे आ रहे हैं, ये सारी चीजें अच्छी चीजें हैं? बिल्कुल नहीं। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता स्वयं इशारा करके अपाहिज व्यक्ति को यह कहने के लिए विवश करता है कि वह दुखी है। वो बार बार इशारा करता है कि तुम बोलो हाँ मैं दुखी हूं। वह अपाहिज व्यक्ति से बार बार प्रश्न करके उसके अपाहिजपन का एहसास कराकर उसे बोलने और रोने पर मजबूर करते हुए कहता है कि अपंगता को दर्शाने और बताने का यह अच्छा अवसर है जो नहीं रोने पर अपाहिज व्यक्ति के हाथ से निकल जाएगा, है ना। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता का मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम को सफल बनाना। उसका तो मेन मोटिव जो है वो क्या है, कार्यक्रम अच्छे से सफल हो जाए। दर्शक तभी रोएगा जब वह अपाहिज के दुख से दुखी होगा जो शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। जब दोनों साथ साथ रोएंगे तो समझा जाएगा कि प्रस्तुतकर्ता का कार्यक्रम अच्छा रहा। समझे। फिर क्या बोलते हैं कि फिर हम पर्दे डैश डैश धन्यवाद। ये शायद लास्ट पैरा इसमें का। फिर क्या बोलते हैं कि इस काव्यांश में कवि दूरदर्शन पर अपाहिज के बड़े बड़े चित्र दिखाते हुए पत्रकारों की असंवेदनशीलता को दर्शाते हुए कहता है कि कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला पर्दे पर फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर दिखाने और अपाहिज व्यक्ति के ओंठों की पीड़ा को कह पाने और न कह पाने के बीच उसके चेहरे पर उभरा असमंजस, दुख और बेचैनी को दर्शकों को दिखाने की बात करते हुए दर्शकों से उसे ही अपाहिज व्यक्ति के अपाहिजपन से उत्पन्न वास्तविक पीड़ा मानने के लिए कहता है। मतलब जो पत्रकार होते हैं, है ना, वो इस तरीके से प्रश्न पूछेंगे मानो सारी पीड़ा उसी को हो रही है। वो सिर्फ क्या चाहता है कि उसका प्रोग्राम अच्छे से चले, उसका चैनल आगे बढ़े। ठीक है। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता अपाहिज और दर्शकों को साथ साथ रुलाना चाहता है। प्रयास में असफल रहने पर वह कैमरामैन को बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। बाद में क्या कहता है, जब वो नहीं सफल हो पाता रुलाने में तो कहता है बंद कर दो क्योंकि पर्दे पर क्या होती है बेटा, वक्त की कीमत होती है। रोने वाले दृश्य को वे अधिक समय तक नहीं दिखा सकते क्योंकि ऐसा करने से उनका पैसा बर्बाद होगा। वे समय और पैसे की बर्बादी नहीं करना चाहता। अंत में मुस्कुराकर कहेंगे, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। सामाजिक उद्देश्य के पीछे व्यावसायिक दृष्टिकोण ही काम करता है, मानवीय एवं संवेदनशील दृष्टिकोण नहीं। वो कहते हैं कि सामाजिक उद्देश्य के पीछे व्यावसायिक काम करते हैं, बाकी और चीजें काम नहीं करती हैं। ठीक है, चलो अगली पोएम कौन सी बेटा, उषा। उषा का मतलब होता है सुबह सुबह, प्रभात। ठीक है, हाँ जी, इस कविता को पढ़ते हैं। कितनी पोएम बाकी हैं, एक उषा है, फिर बादल राग है, फिर आपका कौन सा है, कवितावली है, लक्ष्मण मूर्छा वाली है, फिर आएगी रुबाइयां और छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। इतनी कविताएं आपकी बाकी हैं। ठीक है, चलो जल्दी से पढ़ लेते ना। उषा, प्रात नभ था डैश डैश सूर्योदय हो रहा है। ये वाला पैराग्राफ है। इस कविता में कवि भोर के पश्चात उषा काल के समय होने वाले सूर्योदय का वर्णन करते हैं। जो सुबह सुबह सूर्योदय होता है ना, भोर के पश्चात, जो एकदम उषा काल में होता है। कहता है कि सूर्य के निकलने से पहले भोर के समय का जो आकाश नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा था, जो नीले शंख जैसा, नीले नीले नहीं रहता आसमान, और आकाश का रंग रात की नमी के कारण ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे अभी अभी किसी ने, क्या दिखा रहा है कि जैसे अभी अभी किसी ने राख का चौका लीपा हो। कैसा दिख रहा था कि जैसे अभी अभी किसी ने राख से क्या कर दिया, चौका मतलब किचन जहाँ चूल्हा रखा रहता था, ठीक है, लीपा हो।
उषा काल में आकाश में फैली हल्की लालिमा को देखकर ऐसा लगा मानो आकाश रूपी की काली सिल थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो। मानो क्या है, वो आकाश रूपी जो काली सिल थी, जब सूर्य उगने लगा हल्की हल्की उसमें लालिमा पड़ने लगी तो कैसे लगने लगा बेटा, मानो आकाश रूपी वो जो काली सिल थी उस पे लाल केसर से उसको धुल दिया गई हो और किसी बालक ने काली स्लेट पर थोड़ी लाल खड़िया या चौक मल दी हो। फिर क्या कहते हैं, उषा काल में सूर्य निकलने के समय ऐसा भी दिखाई दिया जैसे आकाश रूपी नीले जल में किसी युवती की गोरी देह अर्थात काया शरीर झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही हो। उषा काल का जादू अब समाप्त हो रहा है क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, उसके आगे दूसरी कविता है बादल रात। तो तिरती है डैश जैसे विप्लव के बादल, ये वाला पैराग्राफ है। तो इस काव्यांश में कवि बादलों को निर्दय अर्थात कठोर विप्लव की माया के समान बताते हुए कहता है कि बादल वायु रूपी सागर के ऊपर क्षणिक सुख पर दुख की छाया के समान लहराते हुए मंडरा रहे हैं। क्या कहते हैं कि जो बादल हैं वो वायु रूपी जो सागर के ऊपर क्षणिक सुख है ना, उसके ऊपर दुख की छाया के समान लहरा रहे हैं। भाई बादल आ रहे हैं तो दुख के समान लहरा रहे हैं। संसार का हृदय दुख के कारण जला हुआ है, जो संसार का हृदय है वो दुख के कारण जला हुआ है। वे दुखों से जले संसार को अपने जल प्रलय में डुबो देना चाहते हैं। वो इस दुखों से लिप्त संसार को क्या करना चाहते हैं, अपने जल प्रलय में डुबो देना चाहते हैं। कवि आगे बताता है कि बादल तुम्हारी ये रण नौका मतलब युद्ध की जो नाव है, रण नौका मतलब होता है बेटा युद्ध की नाव, विभिन्न प्रकार की आकांक्षाओं से भरी है, बहुत सारी इच्छाओं के साथ भरी हुई है। तुम्हारे इस युद्ध क्षेत्र के नगाड़ों की गर्जना, युद्ध क्षेत्र मतलब जो बादल गरजते ना तो मानो जैसे नगाड़े गरज रहे हो। पृथ्वी के भीतर सोए हुए अंकुर अपनी निद्रा तोड़कर जागने को उद्यत मतलब तैयार हो गए। पृथ्वी के अंदर जो बीज अंकुरित हो रहे हैं वो भी जागने को तैयार हो गए। वे अंकुरित होकर पृथ्वी के गर्भ से बाहर आकर नया जीवन प्राप्त करने की आशा लिए हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और ऊंचा सिर करके तुम्हारी जल वर्षण को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। मतलब जो पृथ्वी है उसके नीचे जो छोटे छोटे बीज लगे हुए हैं वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम बरसो तो वह अंकुरित होकर एक नया जीवन पृथ्वी के ऊपर पाए और फिर क्या बोला गया, प्राप्त करने की वो इच्छा कर रहे हैं कि वो भी अपना सिर ऊपर उठा सके, ऊंचा कर सके। ठीक है, देखो इतनी सुंदर ड्राइंग बना दी मैंने। है ना, पौधे लग गए। चलो नेक्स्ट। फिर डैश स्पर्धा दी। फिर ये वाला लाइन है कि इस काव्यांश में कवि निराला जी जो है, हमारे यहाँ के कवि कौन है भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, क्या कहते हैं कि बादलों के क्रांतिकारी स्वरूप को स्पष्ट करते हुए, क्या कहते हैं कि बादलों की जो एक क्रांतिकारी स्वरूप है उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि बादल बार बार गर्जना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो गरज रहे हैं। बादल तेज गरज के साथ खूब बरस रहे हैं, काफी तेज गर्जना हुई और फिर खूब तेजी से बारिश होने लगी। ठीक है, उनके गर्जन की आवाज को सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है, अपना दिल रोक ले रहा है। उनके गरजने का आवाज वज्र के समान है, मतलब एक वज्र फेंका जाता है उसके समान है। उनके अंग प्रत्यंग में बिजलियां सोई हैं, उसके हर एक अंग में बिजलियां सो रही हैं। भले ही बिजली रूपी तलवारों के प्रहार, भले ही क्या, बिजली रूपी तलवारों के प्रहार से उनका शरीर घायल होकर टुकड़े टुकड़े हो रहे हो। ठीक है, वे आकाश को छूने वाले, उससे प्रतियोगिता करने वाले धीरवीर एवं अपराजित योद्धा। मानो भले ही उनके शरीर में वो बिजलियों के प्रहार पड़ रहे लेकिन तब भी वो एक बहुत ही बड़े योद्धा है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, हंसते हैं डैश जैसे लेकर सुकुमार शरीर, ये वाला पैराग्राफ है बेटा कि इस काव्यांश में कवि बादलों के बरसने से उत्पन्न वातावरण, उनके बरसने के विभिन्न प्रभावों का सामाजिक एवं प्राकृतिक वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि बादलों के बरसने से जो छोटे छोटे पौधे हंसते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि बादलों के बरसने से चारों तरफ हरियाली छा जाती है। क्या हो जाता है बेटा, छोटे छोटे पौधे हंस रहे, क्यों, क्योंकि चारों तरफ क्या हो जा रही है, हरियाली छा जाती है। वे हंस हंस कर हाथ हिलाते हुए बादलों को बुला रहे हैं, ऐसे से कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, वर्षा से छोटे पौधे तथा विप्लव या क्रांति से छोटा या निम्न वर्ग अधिक लाभ और विकास का प्राप्त करता है। निम्न वर्ग यहाँ पर किसानों को बोला गया है। ठीक है, जो किसान है उनको भी लाभ मिलेगा ना, वर्षा से उन किसानों को लाभ मिलेगा।
और विकास को प्राप्त करता है। धनी लोगों के ऊंचे मकानों का निर्माण निम्न वर्ग के शारीरिक एवं आर्थिक शोषण से पैदा की गई पूंजी से हुआ है। क्या कहते हैं, जो ये बड़े लोग हैं, धनी लोग हैं, इनके बड़े बड़े मकानों का निर्माण ये छोटे छोटे लोग हैं ना, निम्न वर्ग के लोग हैं, इनके शारीरिक श्रम ने और इन्हीं की पूंजी से बनाए हैं। वह लोगों में अपने सामर्थ्य का भय या आतंक उत्पन्न करके केवल उनका शोषण करना ही अपने जीवन का उद्देश्य समझता है। वो क्या समझते हैं कि लोगों के ऊपर अत्याचार करो, उनका शोषण करो, उसी को अपना उद्देश्य समझता है। ठीक है, क्रांति से सदैव शोषक वर्ग ही नष्ट होता है। क्रांति जब भी आती है हमेशा शोषक वर्ग जो होता है वही नष्ट होता है। वर्षा से कीचड़ धुल जाता है और परिणाम स्वरूप छोटे किंतु प्रसन्नता के सूचक खिले हुए कमल विकसित एवं आह्लादित होते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कीचड़ धुल जाता है और छोटे छोटे कमल खिल जाते हैं। अर्थात जल प्रलय हमेशा कीचड़ पर ही होता है। यही बादल जब कमल की कोमल पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वे और अधिक विकसित होती हैं। शोषित एवं सर्वहारा वर्ग के बच्चे जो अभाव, दुख एवं पीड़ा में भी हमेशा हंसते रहते हैं, विकास को प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्या बोला गया, जो लोग शोषित हैं, जो विकास से दूर हैं, वही लोग विकास को पाएंगे जब बादलों की क्रांति आएगी। और रुद्रकोश है डैश डैश के पारावार, ये वाला पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ है, कि इस काव्यांश में कवि प्रभुता एवं सुविधा संपन्न धनी वर्ग एवं सुविधा विहीन निर्धन वर्ग का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि धनी लोगों के पास अपार धन है, जो पैसे वाले भैया उनके पास अपार पैसा है, परंतु उनका जो सामाजिक उपयोग नहीं हो रहा है वह तिजोरियों में बंद है। उनका कोई सामाजिक उपयोग थोड़ी कर रहे हैं, वो क्या है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ तिजोरियों में बंद है। हे बादल, तुम्हारी भयंकर गर्जना से वे कांप रहे हैं। क्या बोलते हैं कि तुम्हारी जो भयंकर गर्जना है ना, उससे वो लोग कांप रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, जिन्होंने शोषण के फलस्वरूप प्राप्त धन संपत्ति से अपनी तिजोरियां भर रखी है, जिन्होंने शोषण कर करके जो धन प्राप्त कर रखा है, जिससे उन्होंने अपनी तिजोरियां भर रखी हैं और विलास एवं सुविधा की समस्त सामग्री इकट्ठी कर रखी है, सबसे सुरक्षित जगह पर अपनी अर्धांगिनियों के शरीर से लिपटे रहने पर भी किसी अज्ञात डर से कांप रहे हैं। क्या कहते हैं कि वो इतना ज्यादा धन भर रखे हैं तब भी अपने अर्धांगिनियों के साथ लिपटे हुए हैं, तब भी उनके अंदर एक डर बंधा रहता है, कांप रहे हैं। ठीक है, लोग अपने भयभीत नेत्रों मुंह को छिपाने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं धनी वर्ग के शोषण के कारण जिसका शरीर और बाहें थककर कमजोर पड़ गई हैं, जिनके शरीर में हड्डियों का ढांचा मात्र शेष रह गया है, अकाल एवं अनावृष्टि की आशंका से त्रस्त वह किसान वर्ग बड़ी अधीरता एवं व्याकुलता से बादलों के आगमन की राह देख रहा है। बहुत ही ध्यान से बादलों की ओर देख रहा है कि तुम आओगे। वास्तव में बादल यहाँ क्रांति के संवाहक के रूप में प्रलयंकारी होकर शोषक एवं अमानवीय व्यवस्था को नष्ट करने वाले क्रांति के दूत होने के कारण विप्लव के वीर हैं। ठीक है, कौन से वीर है बेटा, विप्लव के, अर्थात गरीबों के वीर। गर्मी से जली भुनी पृथ्वी पर वर्षा करके हरियाली के रूप में फसलों एवं पेड़ पौधों में नवजीवन लाने वाले कृषकों को आनंद, उल्लास एवं जीवन में समृद्धि प्रदान करने वाले जीवन के पारावार है। कौन बेटा, बादल, जो गरीबों के मन को खुश कर रहे हैं, जो पेड़ पौधों को खुश कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो भाई पेड़ पौधे अच्छे से होंगे, अनाज होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कविता बादल राग। उसके बाद आ जाएंगे बेटा कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ठीक है, बहुत प्यारी है, तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। कमेंट बॉक्स में सबके कवियों का नाम आना चाहिए। तो कवितावली भाई तुलसीदास जी की, और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप ये भी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। पढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ है कवितावली का, किस भी किसान कुल डैश डैश आग पेट की, ये वाला होगा। ठीक है, इस काव्यांश में कवि तुलसीदास लोगों पर कलयुग के प्रभाव का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, लोगों पर किस प्रकार से जो कलयुग चल रहा है उसका प्रभाव का क्या वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि कलयुग के प्रभाव में आकर श्रमजीवी जो लोग मेहनत कर रहे हैं, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, सेवक, चंचल, नट, दूत और बाजीगर सभी पेट की भूख को शांत करने के लिए अनेक उपाय रचते हैं। जितने लोग हैं सब अनेक अनेक उपाय रचेंगे अपने पेट की भूख अर्थात अपनी गरीबी को मिटाने के लिए। पर्वतों पर चढ़ते हैं तथा शिकार की खोज में दुर्गम वनों में विचरण करते रहते हैं। दुर्गम मतलब जहां जाया ना जा सके, ऐसे ऐसे वनों में घूमते रहते हैं। सभी लोग पेट के लिए ऊंच नीच कर्म तथा धर्म अधर्म करते हैं, हर काम करते हैं, ऊंच काम, नीचा काम, धर्म अधर्म वाले काम, सारे काम करते हैं। पेट की आग बुझाने के लिए लोग अपने बेटे बेटी तक को बेचने के लिए विवश हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ में ये बोला गया है, आग ही पेट की मतलब पेट की आग। ठीक है, लेकिन यह तो केवल राम रूप घनश्याम द्वारा ही बुझाई जा सकती है। किसके द्वारा बुझाई जा सकती है, सिर्फ राम रूप
घनश्याम द्वारा। पेट की आग अर्थात भूख की ज्वाला जंगल में लगने वाली आग से भी अधिक भयंकर एवं कष्टदायक है। फिर अगला है खेती न किसान डस डस तुलसी हाहा करी। तो इस काव्यांश में कवि तुलसीदास आर्थिक दुर्दशा को अपने आराध्य राम से दूर करने की प्रार्थना करते हैं। जो आर्थिक दुर्दशा हो रही है, किससे प्रार्थना करते हैं बेटा? राम जी से। क्या कहते हैं कि अब किसानों द्वारा खेती नहीं होती, अब किसानों से खेती नहीं हो पा रही है, भिखारी को भीख नहीं मिलती, व्यवसायी का व्यापार नहीं चलता और नौकरी करने वालों को नौकरी नहीं मिलती, जीविका विहीन हो जाने से सब दुखी हैं। मतलब किसी के पास रहने के लिए पैसे नहीं आ रहे तो सब दुखी हैं। शौक के वश में होकर एक दूसरे से कहते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। यह तो वेद और पुराण भी कहते हैं कि संकट के समय आप ही ने सब पर कृपा की है। गरीबी रूपी रावण ने दुनिया को दबा लिया है। पाप का ज्वाला देखकर तुलसीदास हाहाकार करते हैं। मतलब कहते हैं कि अब तुम ही मदद करो, तुम ही हमारी नैया पार कर सकते हो। ठीक है। फिर अगला क्या है कि दूत कही डर जैसे लेकर देव को दो। इस काव्यांश में कवि तुलसीदास राम की भक्ति के बल के भरोसे जाति पाति एवं धर्म के आडंबरों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। जो लोग जाति पाति मानते हैं, जो धर्म के आडंबर करते हैं, उसके ऊपर क्या कहते हैं? कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे या वीतरागी कहे, राजपूत कहे या जुलाहा कहे, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह तो कराना नहीं है। भाई पॉइंट बात है, तुम मुझे कुछ भी कहो, मुझे अपनी तुम्हारे बेटी से अपने बेटे का विवाह तो नहीं करवाना। ना मैं किसी से संबंध रखकर उसकी जाति बिगाड़ूंगा। ठीक है, ना मैं किसी से संबंध रख के उसकी भाई जाति बिगाड़ूंगा। मैं तो संसार में प्रसिद्ध राम का दास हूं। मैं इस संसार में अपने उस प्रसिद्ध राम का दास हूं, जिसे जो अच्छा लगे कहे। मुझे तो मांग कर खाना है और मस्जिद में सोना है। कहते भाई मुझे तो मांग कर खाना, मस्जिद में सोना है, ना मुझे किसी से एक लेना है और ना किसी को एक देना है। ठीक है। उसके बाद आती बेटा दूसरी पोयम इन्हीं की, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। जब भाई मेघनाथ जी द्वारा मारा जाता है ना, और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, है ना, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तो राम को लगता है, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, पहाड़ ले आते हैं, तो वहीं का सीन है ये। तो राम किस तरीके से रोते हैं, कैसे अपने ऊपर कलंक लेते हैं, वो सारी बातें इसमें उन्होंने बोली है। तो इसको भी पढ़ेंगे, है ना। चलो, तो क्या बोलते हैं, तव प्रताप वाला पैराग्राफ है बेटा। ठीक है। इस काव्यांश में कवि तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया जब सुषेण वैद्य की सलाह पर लक्ष्मण के उपचार के लिए संजीवनी लेने गए हनुमान के लौटने का समय मार्ग में अयोध्या में भरत से भेंट हुई। हनुमान भरत से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले गए। और भरत की भुजाओं के बल, शील गुण एवं प्रभु श्री राम के चरणों में अपार प्रेम की सराहना बारंबार मन ही मन करते हुए पवन पुत्र हनुमान मार्ग में चले जा रहे हैं। पहले वाले में तो ये बोला गया, ठीक है। दूसरे में क्या बोला गया, उहा वाला, डैश डैश वाला। तो कवि तुलसीदास जी ने इन काव्यांश में उस समय का वर्णन किया जब मूर्छित, ठीक है, जब मूर्छित लक्ष्मण को हृदय से लगाकर राम साधारण मनुष्य की तरह विलाप करने लगते हैं। जैसे आम इंसान नहीं होते वैसे रोने लगे। वो भूल गए कि भाई हम ईश्वर है, कि आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कहते हुए राम ने छोटे भाई को उठाकर हृदय से लगा लिया और विलाप करते हुए कहते लगे कि लक्ष्मण, तुम मुझे कभी दुख नहीं देख सकते थे, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरी भलाई के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया तथा वन में सर्दी गर्मी और हवा के कठिन प्रकोप को सहन किया। मेरे लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया, है ना, वन चले आए और यहाँ के इतने इतने प्रकोपों को सहा। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? कहते अब वो प्रेम कहाँ गया? मेरे व्याकुलता भरे वचनों को सुनकर तुम उठते क्यों नहीं? मैं इतना व्याकुल हूँ, उसको सुनकर तुम उठते क्यों नहीं? यदि मुझे ज्ञात होता कि वन में भाई से बिछो होगा, बिछो मतलब बिछड़ना होगा, ठीक है, बिछो का मतलब होता है तो मैं पिता के आदेश को भी नहीं मानता। अगर मुझे पता होता कि वन में मुझे भाई से बिछड़ना होगा तो मैं पिता के आदेश को कभी भी नहीं मानता। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, सुतबित नारी डैश डैश विशेष क्षति नाही। यहाँ बोलते हैं कि भाई एक नारी के चक्कर में भाई को गंवा दिया। तो इस काव्यांश में कवि तुलसीदास जी कहने उस समय का वर्णन किया जब राम लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था को देखकर अत्यंत भाव विहल होकर कहते हैं कि पुत्र धन स्त्री घर तथा परिवार ये तो संसार में बार बार आते जाते रहते हैं,
ये बार बार आ जाएंगे। लेकिन इस दुनिया में अगर सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता, इस दुनिया में अगर जो भाई है वो दोबारा नहीं मिलता, अपने हृदय में ऐसा विचार कर वे कहते हैं कि भाई जागो, जैसे पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीन हो जाता है, बेकार हो जाता है, तुम्हारे बिना मेरा जीवन ही वैसा दीनता युक्त होगा। पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा। मैं संसार में ये अपयश की रामवीर पुरुष नहीं है, नारी की हानि विशेष हानि नहीं, तुम्हारी हानि मैं कैसे सहूं। कि पत्नी के बिछड़ने से भाई को खो दिया, ऐसा वो अपने ऊपर में अबजस लेके नहीं जाऊंगा, है ना। नारी चली जाएगी चली जाए, लेकिन भाई नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये बात कहते हैं। फिर अगले में क्या कहते हैं कि अब अपलोकु डैजेस कृपाल दिखाई, ये वाला पैराग्राफ है, ठीक है। हाँ जी, क्या कहते हैं कि इस काव्यांश में राम को विलाप का वर्णन करते हुए कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे पुत्र, अब तो मेरा निष्ठुर एवं कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शौक दोनों ही सहन करेगा। हे भाई, तुम अपनी माता के एक पुत्र और उनके प्राणों के आधार हो। कहते हैं कि तुम उठो, तुम अपनी माता के एक पुत्र हो और उनके प्राणों का आधार हो। सभी प्रकार से सुख देने वाला और परम हितैषी जानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। उन्होंने ये सोचकर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था कि मैं तुम्हारा हमेशा हितैषी रहूंगा। अब मैं वापस जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा, तुम बताओ, मैं वापस जाकर उनको क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम मुझे उठकर सिखाते क्यों नहीं। इस प्रकार चिंतन मुक्त रहने वाले राम के मन में अनेक तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। जो राम थे उनके मन में अलग अलग विचार उत्पन्न हो रहे थे। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से दुख के आंसुओं का जल बह रहा था। उनके जो कमल के समान पंखुड़ियों के जो नेत्र थे, बोला गया ना कमल नयन, तो जो नेत्र थे उनसे जल के बह रहा था। है उमा, श्री राम आदित्यम अखंड है। भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से भगवान राम ने लीला करके शोक संतप्त मनुष्य की दशा दिखाई है। कहते हैं भगवान तो भगवान थे, पर उन्होंने ये लीला की ताकि लोगों को पता चले कि एक भाई का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अगले में क्या कहते हैं, सोरठा राम के करुण विलाप को सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो जाते हैं। ये सोरठा जो था उसमें राम के करुण विलाप को सुनकर वानर भी व्याकुल हो जाते हैं। इतने में हनुमान वहां आ जाते हैं। हनुमान का आना ऐसा लगता है मानो करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो, ठीक है। जैसे करुण रस चल रहा हो वहां पर वीर रस आ गया हो, ऐसा माना गया। अब आगे क्या बोलते बेटा, दो पैराग्राफ और है कि हर्ष राम डैजेस वाला है कि इस काव्यांश में कवि तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया जब उपचार के पश्चात स्वस्थ हुए लक्ष्मण को देखकर राम एवं उनकी सेना को अत्यंत प्रसन्नता हुई, किंतु इस समाचार को पाकर रावण की चिंता बढ़ गई। वे कहते हैं कि श्री राम खुशी से हनुमान से गले मिले। वैद्य ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण हर्षित होकर उठ बैठे। राम ने भाई को गले लगा लिया। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। हनुमान ने वैद्य को पुनः उसी तरह लंका पहुंचा दिया जिस तरह उन्हें वहां से लेकर आए थे। लक्ष्मण के स्वस्थ होने पर समाचार जब रावण ने सुना तो वह चिंतित होकर अपना सिर पीटने लगा। वह शीघ्र कुंभकर्ण के पास पहुंचा और अनेक प्रयत्न करके उसे निद्रा से जगाया, ठीक है। जागा निशाचर मतलब राक्षस, ठीक है। कि इस काव्यांश में कवि तुलसीदास जी से उस समय का वर्णन किया जब रावण कुंभकर्ण के पास जाता है और उसे जगाता है तो वह जाकर रावण से पूछता है कि हे भाई, कहो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे। तब उस अभिमानी रावण ने सीता के हरण की समस्त कथा कुंभकर्ण को सुनाई कि हे भाई, युद्ध में वानरों ने सभी राक्षसों को मार डाला, बड़े बड़े योद्धाओं को मार डाला। दुर्मुख, देवांतक, नारांतक, अकंपन, महोदर जैसे विकट योद्धा और सभी रणकुशल वीर राक्षस युद्ध भूमि पर मारे गए। इसमें दोहा है बेटा कि रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण दुखी होते हुए बोला कि अरे मूर्ख, जगत जननी सीता का हरण करके तुम अपना कल्याण चाहते हो, यह संभव नहीं। कुंभकर्ण ने बात समझाई थी कि ऐसा मत करो, वो सीता है, वो माता है, वो ईश्वर है, भगवान है, लेकिन रावण नहीं माना, ठीक है। तो यहाँ तक थी बेटा ये कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। चलिए इसके बाद आती है हमारी अगली और लास्ट कविता जिसका नाम है, लास्ट नहीं सॉरी लास्ट सेकेंड है, रुबाइयां। इसमें का एक पार्ट कट गया, शायद एक पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। गजल, चलो भाई इसको भी पढ़ लेते हैं, है ना। रुबाइयां रुबाइयां रुबाइयां। इस रुबाई में एक छोटे बच्चे और उसके माँ के वात्सल्य का वर्णन करते हुए कवि फिराक गोरखपुरी क्या कहते हैं, क्या नाम है, फिराक गोरखपुरी, कहते हैं कि एक माँ अपने चांद के टुकड़े जैसे सुंदर बच्चे को लिए हुए घर के आंगन में खड़ी है। कहाँ खड़ी, घर के आंगन में खड़ी है। वह उससे कभी हाथों में झुलाती है तो कभी हवा में उछालती, कभी ऐसे ऐसे झुला रही है, कभी ऐसे ऐसे उछालती है।
उछालकर हाथों में थाम लेती है। माँ के ऐसा करने पर वह बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है। ठीक है, फिर इस वाले पैराग्राफ में क्या बोलते हैं कि इस रुबाई में माँ द्वारा बच्चे को नहलाने, उसके बालों में कंघी करने और उसे गोद में लेकर कपड़े पहनाने का स्वाभाविक वर्णन करते हुए कवि कहता है कि माँ अपने बच्चे को शरीर पर स्वच्छ जल को डालकर स्नान कराने के पश्चात उसके भीगे उलझे बालों को कंघी से संवारती है। बच्चों को नहीं ऐसे से सबसे मतलब कहते हैं ना, सबसे प्यारा अगर हेयर स्टाइल था तो वो बचपन का था जब मम्मियाँ लोग हम लोग का करती थी। मेरी मम्मी तो ऐसे पकड़ के ऐसे चपटा के बाल झाड़ती थी, ऐसे ऐसे झाड़ती थी। मतलब वो हेयर स्टाइल यार अलग लेवल का था। ठीक है, जब वह बच्चे घुटनों से लेकर कपड़े पहनाती तो बच्चा अत्यंत अपनेपन एवं स्नेह के भाव से माँ के मुंह की ओर देखता है। ठीक है, अगली रुबाई में क्या बोलते हैं कि इस रुबाई में दिवाली के त्योहार पर जब एक माँ बच्चे के खिलौने मतलब घरौंदे में दिए जलाकर तथा बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाकर मनाती है। इसका वर्णन करते हुए कवि कहता है कि यह दिवाली की शाम है, सभी घर पुते और सजे हुए, दिवाली शाम नहीं घर सज जाते हैं। माँ अपने बच्चे को चमकते हुए चीनी मिट्टी के खिलौने देती है। वह रूपवती माँ जिसके मुख पर वात्सल्य और दुलार की एक कोमल सी आभा है, अपने बच्चे के घरौंदे अर्थात जो छोटे से घर नहीं बनाते दिवाली पे छोटे छोटे घर, उसमें दीपक जला रही है। फिर चौथे में कि इस रुबाई में कवि बच्चे की बाल सुलभ जिद का वर्णन करते हैं। जो बच्चे छोटे छोटे जिद करते हैं, क्या कहते हैं कि बच्चा आंगन में पैर पटकते हुए चल रहा है, वह आकाश में चांद को देखकर उससे आकर्षित होकर ललचा रहा है। आंगन में ऐसे पैर पैर पटक रहा है और आकाश में जो चांद है उसको देखकर वो ललचा रहा है। ललचा कर क्या कहता है, ठीक है, माँ से चांद मांगने की वो जिद कर रहा है। बच्चे की इस जिद पर माँ उसे दर्पण हाथ में थमाकर उससे चांद दिखाते हुए कह रही है कि देखो बेटे, चांद दर्पण में उतर आया। क्लियर, चलो। और फिर अगली लास्ट में क्या कहती है रक्षाबंधन वाले में कि इस रुबाई में लोक जीवन एवं परंपरा से जुड़े भाई बहन के परस्पर स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन के पर्व का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि रक्षाबंधन की जो प्रेम भरी सुबह में जब आकाश में सावन महीने के बादलों की हल्की हल्की बदली छाई हुई है, तब एक छोटी बच्ची अपने भाई की कलाई पर बिजली की तरह चमकते हुए तारों के लच्छेदार चमकदार स्नेह, उल्लास एवं प्रेम के प्रतीक की राखी बांध रही है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा रुबाइया। अब आते हैं हम लोग अपनी लास्ट पोएम पे जिसका नाम है छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। उसके बाद हम लोग अपनी कहानी के पोर्शन पे आएंगे भाई, बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा। ठीक है, आधा तो फिलहाल निपटा ही दिया हम लोगों ने, है ना। कहानियां तो ऐसे चुटकी में याद हो जाएंगी, मेन प्रॉब्लम आती है कविताओं में, जो कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। कविताओं के जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने सारे आप लोग को बता दिए। कहानियां तो ऐसे चुटकियों में याद होंगी, ऐसे ऐसे कर लोगे ना। और यार तुम लोग मेरे रसगुल्ले आराम से कर लोगे, तुम लोगों पे भरोसा है ना। चलो, तो हमारी अगली जो कविता है छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। छोटा मेरा खेत ये वाला पैराग्राफ है बोया गया। तो इस काव्यांश में कवि कागज के पन्नों की चौकोर खेत से तुलना करते हुए कहता है, मतलब उसने कहा कि जो खेत है वो मेरे कागज का चौकोर पन्ना है, कि यह कागज का पन्ना चौकोर छोटे खेत की तरह है। जब कोई भावनाओं की आंधी आती है, जब उसके मन में कोई भावनाओं की आंधी आती है, तब इस खेत में क्षण का बीज बोया जाता है। तब इस खेत में उस शब्दों का बीज बोया जाता है। यहाँ शब्द होगा, वर्ण होगा। ठीक है, जिस प्रकार से आंधी आने के बाद वहां बीज बोए जाते हैं। ठीक है, अगला क्या, कल्पना के डैश हुआ विशेष। इस काव्यांश में कवि रचना प्रक्रिया के आगे ले चरण का वर्णन करते हुए कहता है कि अपने कागज के खेत में मैंने जो क्षण रूपी बीज बोया, शब्द रूपी बीज बोया है, वह कालांतर में कल्पना के रसायनों को अवशोषित सोख कर शब्द रूपी अंकुर के रूप में प्रकट हुआ। ये वर्ण होगा, क्षण मतलब वर्ण होगा। ठीक है, वो फिर फ्यूचर में क्या होगा, जो मेरी कल्पनाओं से मैंने वहां पर रसायन डाले, उससे वो क्या बन जाएगा, शब्द रूपी एक अंकुरित रूप प्रकट होगा। जिस प्रकार खेत में बीज विकसित होकर पौधों का रूप धारण कर लेता है और पत्तों और फूलों से लदकर झुक जाता है, ठीक उसी प्रकार जब कवि के विचार कल्पना का सहारा लेते हैं तो शब्दों के अंकुर फूटने से कवि के विचार रचना का रूप ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद झूमने लगे डैजेस चौकोना। तो इस काव्यांश में कवि अपनी रचना प्रक्रिया के अंतिम धरण का वर्णन करते कहता है कि कृति अर्थात रचना रूपी फसल में कविता रूपी जो फल लगे हैं, उस रचना में जो कविता रूपी फल लगे हैं वे अलौकिक रस से युक्त है, ऐसे ऐसे रसों से युक्त है जिसको देखा नहीं जा सकता। अलौकिक मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता। उससे कवि को आत्मिक संतोष की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है बेटा, आत्मिक, मन की, आत्मा के संतोष की प्राप्ति हुई।
उसने क्षण की रुपाई में अनंत को प्राप्त कर लिया। उसने क्षण की रुपाई की और उसमें बहुत सारी चीजें प्राप्त कर ली। मेरी यह पूंजी ऐसी है जो लुटने पर भी कभी कम नहीं होती। कभी कहता है ये ऐसी मेरी पूंजी है जिसको चाहे जितना लूटा दे वो कभी कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ती जाती है। मेरा यह कागज का पन्ना रूपी खेत, कहते जो मेरा ये कागज का पन्ना रूपी खेत है वो कृति और कविता रूपी फसल एवं फल को निरंतर उपजाते रहने वाला है। यह उस अक्षर पात्र की तरह है जिसमें पकाया गया भोजन कभी समाप्त नहीं होता। अक्षय पात्र जिसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो ये थी छोटा मेरा खेत। इसी का दूसरे कविता है बगुलों के पंख। ठीक है, कौन सी बेटा? बगुलों के पंख। ये ज्यादा लंबी कविता नहीं है, एक ही पैराग्राफ है आई थिंक। हाँ, तो नभ में पांति बगुलों की पारखें। ठीक है, इस कविता में कवि सांध्यकालीन आकाश में कतार में उड़ते हुए बगुलों के सफेद पंखों के सौंदर्य और सांध्यकालीन आकाश के प्रकृति दृश्य का मिला जुला वर्णन करते हुए कहता है, जब शाम में आप देखोगे आसमान में तो बगुले नहीं ऐसे एक लाइन से उड़ते रहते हैं सुंदर तरीके से, तो उसी का मिला जुला वर्णन क्या कहते हैं कि आकाश में पंक्ति में उड़ने हुए बगुले के पंखों में एक सम्मोहक दृश्य उपस्थित हो गया। वो जो दृश्य है बहुत ही सम्मोहक है, जिसको देखने का मन कर रहा है, जो मन को मोह ले रहा है। ठीक है, वे उड़ते हुए बगुले, हाँ, वे उड़ते हुए बगुले मेरी आंखें चुराए लिए जाते हैं, मेरी आंखें चुरा के ले जा रहे हैं। आकाश में काले बादल छाए हुए हैं जिन पर संध्याकालीन सूर्य का प्रकाश पड़कर अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है। तो काले बादल, उसपे सूर्यास्त हो रहा है तो लालिमा सी फैली हुई है और उसमें क्या बेटा बगुले उड़ रहे हैं। तो ये संध्या का दृश्य मुझे अपनी माया में बांधे हुए, जो ये संध्या का दृश्य है इसने मुझे अपनी माया में बांध रखा है। सभी दृश्य गतिमान है, सभी दृश्य जाने वाले हैं, रुकेंगे नहीं। इन्हें कोई थोड़ी देर के लिए रोक लो, इन्हें कोई थोड़ी देर के लिए रोक लो, ठहर जाएं। ये दृश्य इतने सुंदर एवं आकर्षक हैं कि मेरी आंखें चुराए लिए जाते हैं। क्या कहते हैं कि ये दृश्य इतने सुंदर आकर्षक हैं कि भाई मेरी आंखें चुराए लिए जा रहे हैं। तो ये थी बेटा हमारी पूरी काव्यांश, आपके बुक की पूरी काव्यांश हमने कंप्लीट कर दी। अभी किस पे आते हैं भाई? अभी बात करेंगे हम लोग कहानी पर। पहली कहानी भक्तिन, किसकी है? महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई है ना, भक्तिन कहानी। भक्तिन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा ये बताइए किसके किसके घर में कौन कौन, भाई कोई तो होगा जिसका नाम भक्तिन होगा, है ना? कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसका नाम भक्तिन होगा। तो आपके घर में कौन कौन है बताइएगा जरूर। चलो, तो भक्तिन पाठ में क्या क्या चीजें, सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आंसर आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, तो क्या पूछा गया समझो। प्रस्तुत पाठ में भक्तिन छोटे कद और दुर्बल शरीर, छोटी आंखें और पतले होठों वाली एक ग्रामीण महिला है। ठीक है, उसका वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी है। क्लियर? वह सदैव गले में कंठी माला पहनती थी जिस कारण लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भक्तिन का चारित्रिक चित्रण बोला जाएगा या भक्तिन के बारे में पूछा जाएगा, भक्तिन के बारे में कुछ बताएं, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की आयु में तथा गौना बेटा 9 वर्ष की आयु में हंडिया गांव के गोपालक के छोटे से पुत्र के साथ हो गया था। कहाँ हो गया था? हंडिया गांव के गोपालक के छोटे से पुत्र के साथ। भक्तिन की सौतेली माँ की निगाह भक्तिन के पिता की संपत्ति पर थी कि कहीं वह संपत्ति भक्तिन के नाम पर ना कर दे। ठीक है, भक्तिन के पिता एक बार बीमार पड़ गए जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसकी भी सूचना उसे नहीं दी गई, भक्तिन को नहीं बताया गया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। भक्तिन की सास के 3 बेटे थे। भक्तिन का विवाह छोटे बेटे से हुआ था, इस कारण ससुराल में सारा काम उसे ही करना पड़ता था। भाई छोटी बहुत ही सारा काम करना पड़ता था। कुछ समय पश्चात भक्तिन के पति का भी निधन हो गया, कुछ समय बाद उसके पति का भी निधन हो गया। अब उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। भक्तिन की 3 लड़कियां थी जिनका विवाह कम आयु में ही कर दिया गया था। भक्तिन ने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। कुछ समय पश्चात उसका भी निधन हो गया। बड़े दामाद को उन्होंने घर जमाई बना लिया, लेकिन कुछ समय बाद उसका भी निधन हो गया। भक्तिन के पास आय का कोई साधन नहीं था, मतलब पैसों का कोई साधन नहीं था, होने के कारण घर में गरीबी वापस वास हो गई। मतलब उसके पास कोई साधन नहीं था पैसों का, तो उसके घर में हमेशा के लिए गरीबी बन गई। लगान न चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को पूरे दिन धूप में खड़े रहने का दंड दिया था। भाई वो कर नहीं चुका पाई थी लगान, तो जमींदार ने उसको पूरे दिन धूप में खड़े रहने का दंड दिया। भक्तिन इस अपमान को सहन न कर सकी और कमाने के लिए शहर आ गई। वो इस अपमान को ना सह सकी और कमाने के लिए कहाँ गई बेटा? वो शहर आ गई। शहर में उसका मिलन लेखिका से हुआ। भक्तिन ने अपने व्यवहार से लेखिका के हृदय में स्थान बना लिया। उसका जैसा व्यवहार था उसने अपने उनके हृदय में स्थान बना लिया। लेखिका भी उसे अधिक चाहने लगी क्योंकि वह लेखिका के सभी कार्य
करती थी। लेखिका के साथ भक्तिन हर समय उपस्थित रहती थी, वह लेखिका के सारे काम करती थी। वह लेखिका के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ भी गई थी। ठीक है, भक्तिन लेखिका के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थी। इस प्रकार दोनों के बीच आंतरिक संबंध विकसित हो गए थे। इसी कारणवश लेखिका चाहकर भी भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पाई और इस प्रकार भक्तिन और लेखिका के बीच में अत्यंत गूढ़ संबंध स्थापित हो चुके थे। बाकी ये पूछा जाएगा बेटा इसमें कि भक्तिन की कौन कौन सी आदत लेखिका को नहीं पसंद थी। तो भक्तिन की कुछ आदत थी, जैसे पैसे जो खुले इधर उधर मिलते थे वो ले जाकर उसको कहीं रख दिया करती थी। वो कहती थी कि वो उसको मानती भी नहीं थी, वो चोरी नहीं करती थी पर उसको मानती भी नहीं थी कि मैंने पैसे छुए हैं। ठीक है, और अपनी बात को हमेशा जिताने की कोशिश करती थी। ये कुछ आदतें थी जो भक्तिन को नहीं पसंद थी। उनकी बेटी के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा था इस बारे में प्रश्न आता है तो आप लोग उसको बता लोगे। ठीक है, अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा बाजार दर्शन। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया कि लोगों को सोच समझकर बाजार का उपयोग करना चाहिए, फालतू की चीजें ना खरीदनी चाहिए। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करें तो हम उससे लाभ उठा सकते हैं। अगर हमें पता हो कि सारी चीजें हमारे लिए उपयोगी हैं तब हम उससे लाभ उठा सकते हैं। लेकिन यदि हम जरूरत को तय करके बाजार में जाने की बजाय उसकी चमक दमक में फंस जाएं तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए उपभोक्तावाद का शिकार बना सकता है ना। यदि हम उसकी चमक दमक में पड़ जाएंगे तो भाई हम कहीं ना कहीं हमारे मन में लालच आता है। कहते हैं ना, जब बाजार देखने में बहुत सुंदर सजी होती है जैसे मेला वगैरह, ना जरूरत होते हुए ऐसी ऐसी चीजें खरीद लाते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है और कहीं ना कहीं हमें उपभोक्तावाद का शिकार बना लेगा। ठीक है, बाजार का जादू खाली और भरी दोनों जेब पर चलता है। जिसकी जेब खाली उस पर भी चलता है, जिसकी जेब भरी उस पर भी चलता है। जेब खाली और मन भरा नहीं है तब भी बाजार अपनी ओर खींचता है। जेब खाली और मन में इच्छाएं हैं तब भी बाजार अपनी ओर खींचता है। और जेब भरी होने पर आप खरीदारी तो खूब करेंगे परंतु वह खरीदारी व्यर्थ की होगी। व्यर्थ की चीजों की खरीदारी से बाजार का जादू और अधिक प्रभावी होता है। लेखक के अनुसार आपको बाजार तभी जाना चाहिए जब आप निर्णय ले चुके हो कि आपको क्या खरीदना है। ठीक है, मन को बलपूर्वक दबाना उचित नहीं है। साथ ही मन को इतनी भी छूट ना हो कि आप हुई उसके पीछे चलने लगे। मतलब मन को दबाना वैसे अच्छी बात नहीं, लेकिन मन को इतनी भी छूट नहीं देनी चाहिए कि जो मन करे वही करे। ठीक है, हमें क्या खरीदना है यह निर्णय करके हम बाजार जाएंगे तो बाजार की चकाचौंध से बचा जा सकता है और खरीदारी की गई वस्तु हमें आनंद प्रदान करेगी। जो हमने मन से खरीदा है, जो हमें लगता है ये हमारे लिए आवश्यक है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छी चीजें हैं। ठीक है, जो लोग बाजार की चकाचौंध में नहीं फंसते उनके अंदर आध्यात्मिक, आत्मिक, धार्मिक या नैतिक बल होता है। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, केवल निर्बल व्यक्ति, बेटा ये जो पीडीएफ है ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा एट द लास्ट टाइम। ये पीडीएफ में सारे मेन पॉइंट्स है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, केवल निर्बल व्यक्ति ही धन की ओर झुकता है। लेखक ने चूर्ण बेचने वाले भगत जी का उदाहरण देकर स्पष्ट किया। जो चूर्ण बेचा करते थे भगत जी, उनका उदाहरण देकर स्पष्ट किया कि उन्हें केवल 6 आने की कमाई करनी होती है। कितने आने की बेटा? सिर्फ 6 आने की, उससे अधिक की नहीं, उससे ज्यादा उन्होंने नहीं की, क्योंकि उनमें ये चारों बल विद्यमान थे, उनमें ये चारों ताकतें थी। अतः उन्हें बाजार की चकाचौंध अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती थी। जो बाजार की चकाचौंध थी वो उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई। बाजार उसी व्यक्ति के लिए सार्थक है जिसे यह पता है कि उसे कब क्या और कितना खरीदना है। जिसको ये पता हो भाई हमें कब क्या और कितना खरीदना है। अनावश्यक वस्तुएं खरीदने वाला व्यक्ति परचेजिंग पावर के गर्व में बाजार की शैतानी शक्ति और व्यंग्य शक्ति को ही बढ़ावा देता है। क्लियर? फिर आएगा बेटा परचेजिंग पावर क्या होता है, इसको आप लोग बताओगे। अगला क्वेश्चन है काले मेघा पानी दे। इसमें एक नियम चलता था ना, एक रिचुअल होता था कि भाई बच्चे जाकर घर घर पानी मांगते थे, है ना। तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। क्या बोलते हैं कि प्रस्तुत पाठ में लेखक बताता है कि आषाढ़ के महीने में, ठीक है, आषाढ़ का महीना जो बारिश का मौसम होता है, जब पखवाड़े भर बारिश नहीं होती, आषाढ़ के महीने पर जब पखवाड़ा भर बारिश नहीं होती, ठीक है, तब किशोर अवस्था वाले लड़के जो बच्चे होते हैं, अवस्था वाले लड़कों की इंद्र सेना घर घर जाकर पानी मांगती है। एक इंद्र सेना होती थी, ठीक है, मतलब इंद्र भगवान की सेना बन जाते थे वो लोग और घर घर जाके पानी मांगते थे। पानी की कमी होते हुए भी महिलाएं जो थी वो सहेज कर रखा हुआ पानी उन पर डाल देती थी। जो पानी वो बचा के रखती थी उनके ऊपर डाल देती थी। पानी डालने के बाद फिर कीचड़ में लेटने से इन लड़कों के हाथ पैर, पेट, बदन, मुख सब मिट्टी से लिपट जाते हैं। इनके इसी रूप को देखकर कुछ लोगों को इन्हें मेंढक मंडली नाम दे दिया था, ठीक है।
पानी की घर घर में कमी हो तो महिलाएं इंद्र सेना पर पानी डालकर अपना अंधविश्वास ही प्रदर्शित करती हैं। मतलब एक अंधविश्वास था कि ये लोग पानी मांगने आए जिससे इंद्र भगवान खुश होकर हम लोगों को बारिश देंगे, पानी देंगे। लेखक आर्य समाजी होने के साथ साथ कुमार सुधा सभा का उपमंत्री भी था। इसमें जो लेखक था वो आर्य समाजी के साथ साथ कुमार सुधा सभा का उपमंत्री था, इसलिए उसमें समाज को सुधारने का जोश था। वो चाहता था कि समाज को सुधारा जाए। वह सभी रीति रिवाजों एवं पूजा अनुष्ठानों को अंधविश्वास मानता है। वो कहता है जितने रीति रिवाज हैं, पूजा अनुष्ठानों सब अंधविश्वास है। वह समाज में फैले दकियानुसी मतलब पुराने विचारों का सार्थक विचारों के जड़ से उखाड़ना चाहता था। लेखक की एक जीजी थी, दीदी जिसको बोलते थे, जिसकी उम्र लेखक की माँ की उम्र से अधिक थी। लेखक जीजी के तर्कों के सामने निरुत्तर हो जाता था। जब लेखक की एक जीजी थी, जब ये सारी बातें उनके सामने आती, जब वो बोलने लगती तो वो खुद निरुत्तर हो जाता था। भाई उनके पास उनके जवाब देने के लिए कोई उत्तर नहीं रहता। लेखक पूजा पाठ, पूजा अनुष्ठान सभी को अंधविश्वास मानता था। लेखक ने जीजी के कहने पर इंद्रसेना पर पानी नहीं फेंका और ना ही जीजी के लड्डू मठरी खाए। ठीक है, लेखक की जीजी का तर्क था कि कुछ पाना है तो पहले देना होगा। अभाव की स्थिति में किया गया दान ही सच्चा त्याग होता है। कहते हैं जब पता ना हो उस समय हमने जब कोई दान दिया तो वो सच्चा त्याग है। पहले खुद दो तो देवता तुम्हें 4 8 गुना करके लौटाएंगे। एक व्यक्ति का आचरण ही सबका आचरण बनाता है। ठीक है, अंत में लेखक सोचता है कि हमारी स्थिति मांगने की तो हर समय बनी रहती है, किंतु त्याग करने की हम पीछे हट जाते। कहते हैं मांगने के लिए तो हमेशा हम आगे रहते हैं, जब त्याग करने की बात आती है तो हम हमेशा पीछे हट जाते हैं। ठीक है, अगली कहानी है भाई पहलवान की ढोलक। सबसे अच्छी कहानी है लुट्टन पहलवान की। ठीक है, अगली कहानी कौन सी है? लुट्टन पहलवान की। तो लुट्टन पहलवान की कहानी भी पढ़ी जाए। तो लुट्टन पहलवान की कहानी है। प्रस्तुत पाठ में लेखक बताता है कि पहलवान लुट्टन सिंह जब 9 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, बचपन में विवाह होने से उनकी सास ने उनका पालन पोषण किया। बचपन में उनका विवाह हो गया तो उनकी सास ने उनका पालन पोषण किया। लुट्टन सिंह चांद सिंह नाम के पहलवान की कुश्ती देख रहा था। एक बार क्या होता है, लुट्टन सिंह जो थे वो चांद सिंह नाम के पहलवान की कुश्ती देख रहा था, जो अपने गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से आया था। किसके साथ आया था? बादल सिंह के साथ, जो पंजाब से आया था। चांद सिंह ने सभी पहलवानों को हराकर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त की थी। उसने कई पहलवानों को हराया तो उसको शेर का बच्चा कहा जाता था। चांद सिंह को राजा अपने दरबार में रखने की सोच रहे थे, तभी अचानक लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को कुश्ती की चुनौती दे दी। ठीक है, इस कुश्ती में लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को परास्त कर दिया और राजा श्याम नंद ने प्रसन्न होकर सदा के लिए उसे दरबार में रख लिया। लुट्टन के 2 ही पुत्र थे। उसकी सास व पत्नी दोनों का स्वर्गवास हो गया था। उसकी पत्नी और सास दोनों की मृत्यु हो गई थी। उन दोनों को भी दरबार का भावी पहलवान घोषित किया जा चुका था। उन दोनों को भी कहा गया था कि लुट्टन के दोनों पुत्रों को दरबार का भावी पहलवान कहा जाएगा। इन तीनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। इन तीनों को खाने पीने का इंतजाम सब दरबार से होता था। राजा श्यामानंद की मृत्यु के पश्चात सत्ता परिवर्तन हुआ। जब श्यामानंद की मृत्यु हो गई तो सत्ता बदली। ठीक है, विलायत में रहने वाले राजकुमार ने सत्ता संभाली। जो बाहर राजकुमार रहते थे उसने सत्ता संभाली। उसकी रुचि कुश्ती में ना होकर घोड़ों की दौड़ में थी। उसकी रुचि कुश्ती में नहीं थी, वो घोड़ों की दौड़ में रुचि रखता था। उसने तीनों पहलवानों को दरबार से निकाल दिया। सर्दी की सुनसान रात थी। गांव में हैजा और मलेरिया का भयंकर प्रकोप फैला हुआ था। फिर क्या हुआ कि सर्दी की एक बहुत भयंकर रात थी। गांव में हैजा और मलेरिया का भयंकर प्रकोप फैला था। सभी के बीच मौत का सन्नाटा व्याप्त, मतलब हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो रही थी। केवल बच्चे कभी कभार निर्बल स्वर से माँ माँ चीख कर रोने लगते। इस आवाज के अतिरिक्त पूर्ण रूप से सन्नाटा छाया हुआ था। बीच बीच बच्चे ही रो रहे थे, बाकी एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। सर्दी की उस सन्नाटे भरी रातों में उसकी ढोलक पूरे गांव में नया जोश भरकर संजीवनी का काम करती थी। जो उसकी ढोलक थी, अभी ढोलक का कहाँ से काम आया? तो लुट्टन जो पहलवान था वो कहता था कि मैंने जो पहलवानी सीखी वो मैंने किससे सीखी? वो मैंने ढोलक से सीखी। ठीक है, ढोलक की थाप पर जो बातें होती थी वो इसी हिसाब से अपने दांव पेच लड़ा करता था। ठीक है, फिर वो क्या कहने लगा, तो रात में एकदम मलेरिया वगैरह छाया हुआ था, मतलब सन्नाटा छाया तो मलेरिया वगैरह की वजह से, है ना। तो होता क्या है कि ढोलक जो है पूरे गांव में, मतलब वो अपनी ढोल बजा रहा था रात में। ठीक है, और वो ढोल कहीं ना कहीं उस गांव में संजीवनी भर रही थी। ठीक है, उन लोगों के अंदर जोश ला रहा था कि हारना नहीं है, ये सिर्फ एक बीमारी है, एक ऐसा समय आया है जिसे हमें झेलना है। ठीक है, मलेरिया और हैजे के प्रकोप से गांव में 2-3 लाशें रोज उठने लगी। उसके दोनों पुत्र भी इस महामारी से ग्रस्त हो गए। लुट्टन ने उनकी लाशों को नदी में बहा दिया। ठीक है,
क्या हुआ कि लुट्टन जो था वो दोनों पुत्र उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, क्या बोलते हैं कि उसके दोनों पुत्रों की भी मृत्यु हो गई। उसके दोनों पुत्र भी इस महामारी से ग्रस्त हो गए। लुट्टन ने उनकी लाशों को नदी में बहा दिया। पुत्रों की मृत्यु के पश्चात भी प्रत्येक रात्रि लुट्टन ढोलक बजाया करता था। उसके पुत्रों की मृत्यु हो गई तब भी क्या होता था बेटा, उसके जो लुट्टन था वो तब भी ढोलक बजाता था। फिर क्या होता है, परंतु एक रात ढोलक की आवाज ना आने पर शिष्यों ने देखा कि पहलवान चित्त पड़े। एक बात क्या हुआ कि ढोलक की आवाज नहीं आई, तो वो कहते हैं मतलब जाके उसके चेलों ने देखा तो देखते हैं कि जो पहलवान थे वो चित्त पड़े थे। उसकी यही इच्छा थी कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं बल्कि पेट के बल सुलाना। लुट्टन पहलवान की क्या इच्छा थी कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे चिता पर सीधे नहीं पेट के बल सुलाना, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ, और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। जब मेरी चिता सुलगाना कि मुझे जब मेरी चिता जलाना तो ढोलक जरूर बजा देना। ठीक है, चलिए, तो ये थी लुट्टन सिंह की कहानी बेटा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला चैप्टर मतलब शिरीष के फूल। ठीक है, शिरीष एक ऐसा वृक्ष है जब धरती और आसमान गर्मी से जलते रहते हैं तब भी वह खिला रहने में सक्षम है। ये एक ऐसा फूल होता है चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो इसके फूल हमेशा खिले रहते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं। वह वायुमंडल से अपना रस खींचने का ताकत रखता है। वो वायुमंडल से क्या होता है कि अपना रस खींच लेता है। लेखक ने शिरीष के फूल की तुलना अवधूत से की है। किससे की? अवधूत से, जो सुख और दुख से निर्विकार रहता है। ठीक है, किससे रहता है बेटा? जो सुख और दुख दोनों से निर्विकार रहता है। शिरीष का फूल जितना कोमल होता है, यहाँ बात क्या की गई बेटा कि जो शिरीष का फूल होता है वो जितना ही कोमल होता है इसका फल उतना ही मजबूत होता है। मतलब यहाँ पर शिरीष के फूल की तुलना की गई कि इसका जो फूल होता है वो जितना कोमल होता है इसका फल इतना ही मजबूत होता है। शिरीष की फली लंबे समय तक पेड़ पर लटकी रहती है। इसकी जो फली होती है ना, जो फल होता है वो बहुत लंबे समय तक पेड़ पर लटकी रहती है, और उस एक नई फली भी आ जाती है, उस पर एक नई फली भी आ जाती है। इसके माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि पुरानों को समय रहते चला जाना चाहिए, अन्यथा नए उनको धक्का मारकर निकाल देंगे। जब वो फली पुरानी हो जाती है, जब नई फली आती है ना तो उसको तोड़ देती है झटके से। तो कहा जाता है कि जो पुराने लोग हैं अगर उस समय से चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, अन्यथा जो नए आएंगे वो उनको धक्का मार के निकाल देंगे। ठीक है, बुढ़ापा और मृत्यु तो शाश्वत है, बुढ़ापा और मृत्यु आनी ही आनी होती है। कुछ मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहे, कुछ लोग समझते हैं कि जहां हम टिके हैं वहीं बने रहे, तो शायद काल देवता से बच जाएंगे। अच्छा यही है कि हमेशा आगे बढ़ते रहें। कहते हैं कुछ तो सोचते हैं कि भाई जहां हमें वहीं बने रहे तो शायद काल देवता से बच जाएंगे, तो अच्छा यही है कि जहां हमेशा हम आगे बढ़ते रहें, तो ये चीज़ गलत है। शिरीष के फूल लेखक के मन में तरंगे पैदा कर देते हैं। उसे आश्चर्य होता है कि इस चिलचिलाती धूप में शिरीष इतना सरस कैसे बना रहता है, इतना शांत कैसे बना रहता है। जब शिरीष के फूल धूप, वर्षा, आंधी, लू में खड़े रह सकते हैं तो देश का मारकाट, अग्निदाह, दाह, लूटपाट, खून खराब के होते हुए भी स्थिर अर्थात अटल दृढ़ क्यों नहीं रह सकता। ठीक है, वो क्यों नहीं रह सकता अटल होके। गांधी जी भी एक अवधूत थे। उन्होंने भी शिरीष की तरह वायुमंडल से रस खींचा था। उन्होंने क्या किया कि शिरीष की तरह वायुमंडल से उन्होंने रस खींचा था, तभी तो गांधी जी इतने कठोर व कोमल हो सके थे। लेखक शिरीष के वृक्षों को देखता है तो उसे कष्ट होता है कि ऐसे सन्यासी आज कहाँ मिलते हैं। उन्होंने देखा तो कहते कि ऐसे सन्यासी आज कहाँ मिलते हैं। तो ये था बेटा शिरीष के फूल वाला। उसके बाद अगला चैप्टर आपका आ जाता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। शायद ये लास्ट चैप्टर है आपके इस बुक का, है ना? हाँ जी, ये लास्ट चैप्टर है। फिर उसके बाद हम लोग वितान पढ़ेंगे। वितान कौन सी पढ़ेंगे? वितान पढ़ेंगे। ठीक है, पक गए तुम लोग भी? पकना नहीं है, पढ़ना है, एग्जाम है ना। आरओ कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोगों को वितान पढ़ना है ना। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन किस तरीके से कामों को बांटा जाता था और जाति प्रथा क्या थी, इसके आधार पर लिखा गया है। तो प्रस्तुत पाठ में समाज में प्रचलित जाति प्रथा को गलत ठहराकर कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन को आवश्यक बताया गया है। कहा गया है कि जो कहा जाता है ना भाई तुम लोहार हो तो तुम्हारा बेटा भी लोहार का ही काम करेगा, ऐसी बात को गलत ठहराकर क्या बोला गया है कि जिस व्यक्ति के अंदर जिस प्रकार की कुशलता हो वो वही कार्य करेगा। क्योंकि जाति के आधार पर श्रम विभाजन करने से व्यक्ति की निजी क्षमता का सदुपयोग नहीं हो पाता। जाति के आधार पर अगर उसके कामों को बांटा जाए तो उसकी जो निजी क्षमता, जो उसके अंदर अलग से जो कौशल है, उसका उपयोग नहीं हो पाता। जाति प्रथा एक और तो मनुष्य को जीवन भर किसी पेशे के साथ बांध देती है। जो जाति प्रथा होती है वो एक तरफ तो क्या करती है बेटा, एक तरफ किसी पेशे को साथ में बांध देती है, तो दूसरी ओर यदि कभी भी पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाए तो भूखे मरने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं छोड़ती है। ठीक है,
कि जाति प्रथा एक ओर तो मनुष्य को जीवन भर किसी पेशे के साथ बांध देती है, तो दूसरी ओर यदि कभी भी पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाए तो भूखे मरने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं छोड़ती। अब भाई जाति प्रथा क्या होता है कि तुम भाई सुनार हो तो सुनारी काम करोगे, अगर वो चीज नहीं रही तो तुम भूखे पेट खाली पेट मरो, है ना, तुम इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, आज भी यही कारण बनी हुई है, क्योंकि हिंदू धर्म में अपनी रुचि के अनुसार पेशा न चुनने की आजादी बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। समझे बच्चा? जाति प्रथा आर्थिक रूप से हानिकारक है। जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, जो कार्य बांटे जाते हैं वो उसकी इच्छा के ऊपर नहीं रहता है। जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों से में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है, उनको अस्वाभाविक नियमों में बांधकर उसको कोई कार्य करने योग्य नहीं रखती। ठीक है, समाज को गतिशील होना चाहिए जो हर प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार कर सके। समाज को कैसा होना चाहिए बेटा? गतिशील होना चाहिए जो हर प्रकार के परिवर्तन को वो स्वीकार कर सके। समाज इस प्रकार का होना चाहिए जिससे लोगों में अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। समाज में भाईचारा भेदभाव रहित होना चाहिए। समाज में कैसा होना चाहिए? भाईचारा भेदभाव रहित होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक थी आपकी आरोह। अब हम लोग आते हैं अपनी कौन सी बुक पर? अब आते हैं हम लोग अपनी वितान। ठीक है, हमारी कौन सी बुक आएगी बेटा? वितान। सुंदर सा फ्लावर भी बना देती हूँ, है ना, सुंदर सा पहले फ्लावर भी बना देती हूँ। चलो, इसमें का जो पहला चैप्टर आपका सिल्वर वेडिंग, भाई यहाँ पर दो सोचों में किस प्रकार टकराव होती है, दो जब सोच जो विचारें आपस में टकराती हैं तो कैसा माहौल बनता है, इस चैप्टर में वही बताया गया। बहुत बढ़िया चैप्टर है, पढ़ते हैं समझते हैं तब समझ में आएगा, है ना। प्रस्तुत पाठ में यशोधर बाबू एक संस्कार संपन्न व्यक्ति हैं जिनको सारे संस्कार अच्छे से पता है। उनका व्यवहार सभी के लिए उचित है, व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन आधुनिक विचारधारा के लोग उनके विचारों से सहमत नहीं रहते। जो आज के लोग हैं, आधुनिक विचारधारा वाले लोग हैं, वो उनके विचारों से सहमत नहीं रहते। दफ्तर में वह समय से जाते हैं और काम के लिए उन्हें देर तक बैठना पड़े तो वह प्रसन्नचित होकर काम करते हैं। अगर काम के लिए देर तक बैठना चाहें तो बहुत खुशी के साथ करते हैं। असिस्टेंट ग्रेड में आए नए लड़के चड्ढा ने यशोधर बाबू से बदतमीजी की थी तो उन्होंने उसकी दुष्टता को अनदेखा कर दिया। जब उन्होंने बदतमीजी की तो उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। यशोधर बाबू के जीवन में किशन दा का महत्व गुरु जैसा था। उनके जो गुरु भैया मेन वो थे जिनके छत्र छाया में वो रहे, किशन दा, वो उनके लिए गुरु थे। क्योंकि जब यशोधर बाबू गांव से दिल्ली आए थे तब किशन दा ने उन्हें अपने यहाँ मेस में रसोईया बनाया था, फिर अपने ही दफ्तर में सरकारी नौकरी दिलवाई और जीवन के हर कठिन समय में उनका साथ दिया। ठीक है, यशोधर बाबू को आधुनिक लोगों के विचार बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। जो आज के समय के लोग थे उनको उससे विचार बिल्कुल पसंद नहीं थे और लोग उनके विचारों को सुनकर मानना नहीं चाहते थे, उनके विचारों को नहीं मानते थे वो। यशोधर बाबू के 3 बेटे और 1 बेटी है। उनका सबसे बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन एजेंसी में 1500 प्रति माह पर काम करता है। दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है और तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। जो तीसरा बेटा था वो अमेरिका चला गया। बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं, जबकि उनका पूरा परिवार जो था बेटा वो आधुनिक विचारों का समर्थक है, वो आधुनिक विचारों को ज्यादा मानते थे। इसी कारण उनका अपने परिवार के साथ मतभेद बना रहता था। यही कारण था कि उनका उनके परिवार के साथ मतभेद बना रहता था। बच्चे और पत्नी चाहते थे कि यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को छोड़कर नए युग की परंपराओं को अपनाएं। ठीक है, यशोधर बाबू को पता नहीं था कि उनके घर पर उनकी शादी की 25वीं सालगिरह की पार्टी चल रही है। भाई बताओ, उन्हीं की शादी की 25वीं सालगिरह की पार्टी चल रही है और उन्हीं को नहीं पता था। जब वो घर आए देखते हैं घर सजा हुआ, ये क्या हो गया भाई, ये कौन सा फंक्शन चल रहा है। क्योंकि वे पार्टी आदि से प्रसन्न नहीं होते थे, उनको पार्टी वगैरह खुश नहीं होती थी, वो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वे खुश थे कि जिस अनाथ के जन्मदिन पर आज तक लड्डू भी नहीं आए, आज एक शानदार पार्टी का आयोजन है। उन्होंने ना चाहते हुए भी पत्नी के साथ केक काट दिया। यशोधर बाबू चाहते थे कि उनके बच्चे अब घर की सभी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें, लेकिन बेटे ने नया गाउन देते हुए दूध लाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी। उन बेटे ने उनको एक नया गाउन गिफ्ट किया, कहा पापा आज के बाद ये गाउन पहन के सुबह दूध लेने जाया करिएगा, है ना। इस प्रकार ये कहानी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लोगों के विचारों और व्यवहारों में आए परिवर्तन को
दर्शाती है। जो नई पीढ़ी है, जो पुरानी पीढ़ी है, उन लोगों के विचारों में किस प्रकार मतभेद होता था, क्या क्या चीज़ें उनको नहीं पसंद थी, उस बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला है चैप्टर बेटा जूझ। आनंदा के परिवार में दादा मतलब पिता और माँ रहते थे। आनंदा अपने पढ़ने की बात अपने जब दादा से नहीं कर पाता था, क्योंकि उनके पिता गैर जिम्मेदार और अच्छे आचरण वाले व्यक्ति नहीं थे, वो अच्छे इंसान नहीं थे। वे सारा दिन गांव में घूमते रहते थे और रखमाबाई के खोटे पर ही जाते थे। कोठा था वहां पर, रखमाबाई को वहां पर चले जाते थे तथा जो खेत का सारा काम था वो आनंदा से ही करवाते थे। आनंदा की माँ बेटे को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन आनंदा के पिता के सामने उसकी एक न चलती थी। उसकी माँ ने दत्ताजी राव के पास जाने की सोची। दत्ताजी राव थे जो आनंदा के पिता थे, वो उनकी बात माना करते थे। दत्ताजी राव गांव के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने आनंदा और उसकी माँ की सारी बातें ध्यान से सुनी और कहा कि दादा अर्थात पिता को मेरे पास भेजना। जब पिता उनके पास आए तो उन्होंने उसे बहुत धमकाया और कहा कि तेरी ओर से पाठशाला भेजने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। ग्रहण नामक एक लड़का था, उसने उसकी मटमैली धोती और गमछे को देखकर मजाक उड़ाया, जिस कारण आनंदा का मन दुखी हो गया। ठीक है, वसंत पाटिल नामक एक लड़का आनंदा का मित्र बन गया, जिससे आनंदा का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। आनंदा श्री सौंदलगेकर जी से बहुत प्रभावित हुआ। एक टीचर थे वहां पर, श्री सौंदलगेकर जी। ठीक है, वे एक मराठी अध्यापक हैं। वे कक्षा में कविता बड़े आनंद और लय सुर ताल में सुनाते थे। आनंदा को उनकी कविताएं अच्छी लगती थी और वह जब भी खेत पर जाता तो उन्हें गाता था, जिसके कारण कविता में उसकी रुचि हो गई और सौंदलगेकर जी भी उनकी रुचि को देखकर उसे कविता लिखना सिखाने लगे। इस प्रकार आनंदा उसके बहुत निकट आ गया। आनंदा को कविता की लगन ऐसी लगी कि अब उसके मन में कोई ना कोई मधुर गीत बजता ही रहता है और आनंदा एक अच्छा लेखक बन गया। यहाँ पर आनंदा के एक गुरु जी और थे भाई, है ना, पीटी मास्टर, जो कि काफ़ी कठोर थे, बहुत कठिन थे, बच्चों को बहुत मारा करते थे। पर बच्चों ने एक बदलाव देखा कि जब एक बार क्या हुआ, बच्चों को पनिशमेंट के तौर पर क्या कर दिया गया था कि सबको उन्होंने मारा। तो जो चीज़ उनके प्रिंसिपल ने देख लिया था, उनके प्रिंसिपल बहुत अच्छे थे स्कूल के, तो उन्होंने उस पीटी मास्टर को निकलवा दिया। और क्या देखते हैं, जब निकल जाते हैं पीटी मास्टर, तो जब वो बच्चे उनके घर की ओर जाते हैं, क्या देखते हैं कि दो तोतों को बड़े प्यार से वो क्या खिला रहे होते हैं, खाना खिला रहे होते हैं, बड़े प्यार से बोल बोल के। तो वो लोग चौंक जाते हैं कि मास्टर इतने अच्छे भी हैं, इतना प्यार से बात भी करते हैं। ठीक है, और अंत में आता है बेटा आपका चैप्टर अतीत में दबे पांव, जो कि आपकी सभ्यताओं के ऊपर है। किसके ऊपर है? सभ्यताओं के ऊपर है। सिंधु घाटी की सभ्यता का केंद्र मोहनजोदाड़ो रहा है। मोहनजोदाड़ो खुदाई में प्राप्त मोहरे, इमारतें, खिलौने व बर्तन आदि से इस सभ्यता के बारे में पता चलता है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी किससे जुड़ी थी? मोहनजोदाड़ो से जुड़ी थी। ठीक है, उसमें जब खुदाई हुई तो वहां से जो मोहरे प्राप्त हुई, इमारतें मिली, खिलौने मिले, बर्तन मिले, ये सारी इन सभ्यताओं के बारे में पता चलता है इन सबसे। यह शहर किस प्रकार पूर्णतः योजना के अनुसार बसाया गया था, वो सारी चीजें देखकर पता चलती है कि एक प्रॉपर योजना बनाई गई थी, उसके अनुसार इसको बसाया गया। मोहनजोदाड़ो में सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। सबसे ऊंचा जो चबूतरा है वहां पे बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप बना है। ठीक है, करीब 25 फीट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया है। उस मतलब समझ लीजिए कितनी 25 फीट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले ईंटों के दम पर एक स्तूप का आकार बनाया गया। वर्ष 1922 में बौद्ध स्तूप के आसपास की गई खुदाई में यहाँ ईसा पूर्व के निशान पाए गए। ठीक है, इस सभ्यता की सबसे सुंदर व्यवस्था यह है कि वह समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी, वो समाज को बढ़ाने के लिए कार्य करती थी। यह सभ्यता सबसे सुंदर थी और पूर्णतः विकसित होने के कारण आज भी हम इस सभ्यता का उदाहरण देते हैं। ये पूर्ण रूप से डेवलप थी। यहाँ पर पक्की ईंटों का एक कुंड है जिसमें पानी की निकासी का उचित प्रबंध पाया गया है। एक पक्की ईंटों का कुंड बनाया गया था जहाँ पर पानी की निकासी के लिए बहुत अच्छा प्रबंध था। ठीक है, सामुदायिक केंद्र जैसा एक सभा भवन इसके दक्षिण में स्थित है। एक सामुदायिक केंद्र जैसा एक सभा भवन था जो इसके दक्षिण में था, जो 20 खंभों पर आधारित था। कितने पर आधारित था बेटा? 20 खंभों पर आधारित है। विद्वानों का मानना है कि इस नगर के लोग मूलतः खेतीहर और पशुपालक ही थे। विद्वानों का क्या मानना है कि इस नगर के जो लोग हैं वो मूलतः रूप से खेतीहर और पशुपालक ही थे, जो खेती करते तो पशुपालन करते थे। लोहा प्रारंभ में नहीं था, लोहा जो था शुरुआत में नहीं था, परंतु पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। पत्थर और तांबा बहुत मिला। यहाँ अनेक प्रकार की फसलों जैसे गेहूं, जौ, सरसों, चना, कपास, खजूर, खरबूजा और अंगूर आदि का उत्पादन किया जाता था। बैलगाड़ियों का प्रयोग ढलाई के लिए होता था। ठीक है, पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होने के कारण किसी भी रूप में यहाँ बीमारी का प्रकोप अधिक नहीं हो सकता था।
क्योंकि नालियां उचित रूप से ढकी हुई थी। इतना अच्छा तरीके से इन्होंने पानी निकलने का तरीका बनाया था और नालियां हर जगह से ढकी थी कि वहां कोई बीमारी हो ही नहीं सकती थी। बहुत स्वस्थ जीवन था वहां पर, है ना। मोहनजोदाड़ो में एक अजायब घर भी था। यहाँ पर सोने के गहने भी थे जो चोरी हो गए। अजायब घर में प्रदर्शित चीजों में औजार तो है पर हथियार कोई नहीं है। सुइयां, हाथी दांत और तांबे की सुई, नर्तकी तथा दुशाला ओढ़े दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति भी मिली है। लेखक ने इस सभ्यता के इतिहास को इतने सुंदर रूप में वर्णित किया जैसे मोहनजोदाड़ो सभ्यता उसकी जानी पहचानी सी हो। लेखक ये भी बताता है कि आज भी जब उस दीवारों के पास खड़े हो जाओ तो मानो ऐसा लगता है, क्या लगता है, कि उन दीवारों में आज भी उस रसोइयों की, जैसे रसोई की दीवार पास खड़े हो जाए तो लगता है कि यहाँ खाना बन रहा है। हम ऐसा महसूस होता है कि मानो हम किसी अन्य के घर के रसोई के पास खड़े हैं। और वो खंडहर की सीढ़ियों पे जब चढ़ते हैं तो वो पूरे शहर को एक बार में देख सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें पॉइंट्स थे जो चैप्टर, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था बेटा आपका पूरा आरोह और वितान दोनों किताब कंप्लीट, जितने चैप्टर थे पूरे कंप्लीट करती है। और जितनी भी मैंने आप लोग को समरी और पॉइंट्स बताए, देखो सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट लिखी थी, उनको पढ़ लोगे, सारे क्वेश्चन आंसर आराम से कर लोगे, चाहे वो लॉन्ग आएंगे चाहे वो शॉर्ट आएंगे, इनसे बाहर से कहीं आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको पूरा पढ़ के जाइए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी, इस पीडीएफ को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसी क्लास के साथ मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सायोनारा। ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।